नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। लिन फेंग ने डुआन तियानलैंग के चेहरे के भावों की परवाह नहीं की और बोलना जारी रखा। डुआन तियानलैंग, मुझे वास्तव में नहीं पता कि ज़ुयू का पवित्र आंगन नाम आपने चुना था या किसी और ने। बेशक यह मेरा ही विचार है, डुआन तियानलैंग ने तुरंत जवाब दिया। वह लिन फेंग को जान से मारना चाहता था। वह उसे बुरी नजरों से घूर रहा था। कितना कुशल चालाक व्यक्ति है। दृश्य को देखते हुए भीड़ में मौजूद लोगों ने यही सोचा। लिन फेंग ने अभी अभी कहा था कि ज़ुयू का पवित्र प्रांगण इस नाम के लायक नहीं है क्योंकि यह विद्रोहियों की भर्ती कर रहा है। डुआन तियानलैंग लिन फेंग के शब्दों का खंडन करने में असमर्थ था, जिससे स्पष्ट रूप से भीड़ लिन फेंग से सहमत हो गई। लिन फेंग ने अभी अभी उससे पूछा था कि इसे शिव युए का पवित्र आंगन कहने का विचार किसका था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि डुआन तियानलैंग जवाब देगा कि यह उसका ही विचार था, क्योंकि कुछ और कहना उसके वरिष्ठों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होता और वह उन पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसके अलावा डुआन तियानलैंग इस तथ्य से इनकार नहीं कर सका कि आंगन अपने नाम के लायक नहीं था, जिसका अर्थ था कि वह मान रहा था कि लिन फेंग की बात सही थी। उसके पास अपने बचाव में कोई तर्क नहीं बचा था। बात यही है, डुआन तियानलैंग, तुमने सबसे बड़े संप्रदायों को मनाकर उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को अपने हवाले करवा लिया और यूनहाई संप्रदाय को नष्ट करके अंत में ज़ुयुए का पवित्र प्रांगण स्थापित किया। कितना गौरवशाली। लेकिन क्या तुम्हें यह नहीं पता था कि यूनहाई संप्रदाय जनरल लियू कांगलैन का संप्रदाय था। डुआन तियानलैंग के चुप रहने पर लिन फेंग ने अपनी बात जारी रखी। डुआन तियानलैंग, ये तुम्हारी बहुत ही चतुराई भरी चाल थी, क्योंकि लियू कांगलैन यूनहाई संप्रदाय का शिष्य था। इसके अलावा लियू कांगलैन की दयालुता और ईमानदारी तो सभी जानते हैं। तुम जानते थे कि वह तुम्हारे द्वारा उसके संप्रदाय को नष्ट करने को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से तुमसे बदला लेने आएगा। इस तरह वह अपने आधिकारिक कार्यों को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और तुम्हें मारने की कोशिश में शाही शहर आएगा। फिर तुम उसे विद्रोही घोषित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हो और वर्षों से उसने जो कुछ भी अर्जित किया है उसे सब कुछ छीन सकते हो। क्या शानदार योजना है। तुम्हारे तरीके बिल्कुल सही हैं। लेकिन इस देश के स्तंभों में से एक के खिलाफ साजिश रचने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या था? लिन फेंग लगातार बोल रहा था। उसके मुंह से निकले हर शब्द से हर कोई चकित था। जी हाँ, लिन फेंग ने जो कहा वह बिल्कुल सच था। वह एक बेहद सटीक और शातिर योजना थी। हालांकि उस समय कई लोगों को लगा कि इस साजिश के पीछे शायद डुआन तियानलैंग का हाथ नहीं था। सब लोग कांप रहे थे। लिन फेंग के शब्दों से वे स्तब्ध रह गए थे। लियू कांगलैन ने अपने देश के लिए जो कुछ भी किया था, उसके बाद भला कौन उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कर सकता था? कितना दुखद। बकवास बंद करो, चुप रहो, डुआन तियानलैंग ने क्रोध से चिल्लाया। अचानक मौत जैसी गंध वाली बर्फीली ठंडी ऊर्जा ने लिन फेंग के शरीर को घेर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि इन सभी भयावह घटनाओं के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं? लिन फेंग ने कहा, मानो उसे पता ही न चला हो कि डुआन तियानलैंग उसे जान से मारना चाहता है। लिन फेंग की आखिरी टिप्पणी ने भीड़ को झकझोर दिया। बेशक इन सभी घटनाओं की जड़ में ही था। क्या अब आपकी बात खत्म हो गई? डुआन तियानलैंग ने शांत भाव से स्वीकार किया कि यह सब उसी ने किया था। लेकिन क्या यह संभव है कि पर्दे के पीछे छिपे लोगों ने ही सबसे पहले ये विचार दिए हो? हालांकि देश के पदानुक्रम में डुआन तियानलैंग से ऊपर बहुत कम लोग थे, इसलिए यदि इन भयावह कृत्यों को अंजाम देने वाला वह व्यक्ति नहीं था तो और कौन हो सकता था? बिल्कुल, मैं समझ गया। चूंकि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ही यह सब शुरू किया है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जनरल लियू कांगलैन के खिलाफ साजिश रची और ज़ुयू देश के इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाई और मार डाला, तो क्या आप खुद विद्रोही नहीं है? क्या डुआन कबीले के किसी सदस्य का विद्रोह करना अपराध नहीं माना जाता? लिन फेंग ने पूछा। उन्होंने डुआन तियानलैंग और फिर भीड़ की ओर देखा और कहा, और आप सभी जिन्होंने उसे बुराई करने में मदद की है, क्या आपने भी देश के खिलाफ अपराध नहीं किया है? भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन फेंग उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल कर रहा था जिनका इस्तेमाल डुआन तियानलैंग ने लियू कांगलैन के खिलाफ किया था, लेकिन इस बार ये तर्क डुआन तियानलैंग और भीड़ दोनों के खिलाफ थे। लिन फेंग न्याय में विश्वास रखता था और जानता था कि वह जो कह रहा है वह सही है। न तो भीड़ और न ही डुआन तियानलैंग लिन फेंग की बात को नकार सकते थे। अपराध करने वाले लोग निर्दोष लोगों पर आरोप लगा रहे थे। लिन फेंग ने स्थिति में एक बड़ा बदलाव लाकर सच्चाई को उजागर किया था। उसकी जुबान तलवार की तरह तेज थी। अगर जगह कोई और होती तो डुआन तियानलैंग बिना किसी झिझक के लिन फेंग को मार डालता। लेकिन वह शाही शहर में ज़ुयू के पवित्र प्रांगण का उद्घाटन दिवस था, इसलिए उसे हर काम में सावधानी और सतर्कता बरतनी थी। देश भर से आए लोग उसके शब्दों और व्यवहार पर ध्यान दे रहे थे। वह लियू कांगलैन पर तभी हमला कर सकता था जब लियू कांगलैन वैसा ही व्यवहार करे जैसा उसने कुछ देर पहले किया था, जब वह उस पर हमला करने के लिए तैयार था। अगर डुआन तियानलैंग ने हमले की पहल की तो यह निश्चित रूप से देश के खिलाफ विद्रोह होगा। अगर लियू कांगलैन ने पहल की तो इसका सारा दोष उसी पर आएगा। आज ही यहाँ आकर बकवास क्यों कर रहे हो? उद्घाटन समारोह के दिन यहाँ आने के पीछे क्या बुरी मंशा है? डुआन तियानलैंग मानो लियू कांगलैन को पूरी तरह भूल गया था और अब लिन फेंग पर हद से ज्यादा गुस्सा हो रहा था। ऊपर से उसने तो विषय ही बदल दिया था। मैं क्या मुसीबत खड़ी कर रहा हूँ? मैंने तो बस कुछ सच बातें कही हैं, बस इतना ही। अगर सबको लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो अनुचित और तर्कहीन है तो मैं चला जाऊंगा। लिन फेंग ने कहा। दरअसल वो शिव युए के पवित्र प्रांगण में समारोह में बाधा डालने के लिए आया था।
इसके अलावा वह ज्ञान प्राप्ति के लिए वहां के कुछ शिष्यों से लड़ने की उम्मीद भी कर रहा था। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि लियू कांगलैन अचानक आ गया था। लिन फैंग उसे न्याय के नाम पर आत्मघाती हमला करने की इजाजत कैसे दे सकता था, जबकि उसका ये कृत्य न्याय से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। लिन फैंग को एहसास हुआ कि उसकी बातों से दुआन तियानलैन को ऐसा लगा जैसे उसे जोरदार थप्पड़ पड़ा हो। लिन फैंग इस बात से संतुष्ट था, भले ही उसे लगा कि यह उसके लिए पर्याप्त सजा नहीं थी। महाराज, इस दुनिया में न्याय की रक्षा तभी हो सकती है जब आप शक्तिशाली हो, लेकिन इसके लिए आपको जीवित रहना होगा। इसलिए कृपया अपना ध्यान रखें और सही समय आने पर आप न्याय के लिए लड़ सकेंगे। लिन फैंग ने आश्चर्यचकित लियू कांगलैन से यह कहा। लगातार मजबूत होते रहना याद रखो, अपना ख्याल रखो, तभी तुम न्याय के लिए लड़ पाओगे। ऐसी बातों को समझने वाले ही दुनिया में सचमुच स्वतंत्र हो सकते हैं। उस दिन लियू कांगलैन ये साबित करने आया था कि दुआन तियानलांग ने यूनहाई संप्रदाय को अन्यायपूर्वक नष्ट कर दिया था। यूनहाई संप्रदाय में अपने अतीत के कारण उसे लगा कि उसे इसका बदला लेना ही होगा। उसे लगा कि यही सही काम है। हालांकि लिन फैंग की नजर में लियू कांगलैन का व्यवहार केवल अंधभक्ति था और कुछ नहीं। अगर लियू कांगलैन ने लापरवाही बरती और अपनी ही मौत का कारण बना, तो क्या इससे दुश्मन खुश नहीं होंगे? इससे उन लोगों का बदला कैसे लिया जा सकता है जो अन्यायपूर्वक उनके हाथों मारे गए? वह एक हताश व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था जिसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जनरल, आप चले जाए, लिन फैंग ने कहा। उसी क्षण लियू कांगलैन ने हल्के से सिर हिलाया। क्या आप मेरे साथ टहलने चलना चाहेंगे? लियू कांगलैन ने लिन फैंग से पूछा। लिन फैंग हैरान रह गया और फिर बोला, ठीक है। आज तुमने जो भी मुसीबत खड़ी की है, उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जा सकते हो? दुआन तियानलैंग गुस्से से आग बबूला होकर बोला। उन्होंने उसे और शिव युए के पवित्र प्रांगण को अपमानित किया था। मैं उसे सैर पर ले जा रही हूँ। कौन हिम्मत करेगा मेरा विरोध करने की? लियू कांगलैन ने दुआन तियानलैंग की ओर देखते हुए कहा। उस क्षण लियू कांगलैन बिल्कुल असली दिव्य तीर चलाने वाली लियू कांगलैन जैसी लग रही थी। शुरुआत में लियू कांगलैन लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने अभी तक कोई बड़ा संघर्ष शुरू नहीं किया था। चूंकि लियू कांगलैन अब उसे उकसा नहीं रही थी और उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, इसलिए दुआन तियानलैंग कुछ नहीं कर सका। लियू कांगलैन, तुम यहाँ बिना अनुमति के आए हो और ऊपर से तुमने परेशानी भी खड़ी की है। यह मत भूलो कि ये गंभीर अपराध है, दुआन तियानलैंग ने ठंडे लहजे में कहा। तुम्हें मेरे दोषों का बखान करने का अधिकार किसने दिया? अगर महाराज कहते कि मैंने अपराध किए हैं और मुझे बर्खास्त करना चाहते हैं तो मैं उनका फैसला मान लेता, लेकिन तुम्हें मेरे खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लियू कांगलैन ने उदासीनता से कहा। दुआन तियानलैंग ने मुंह फुला लिया। क्या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए? लियू कांगलैन एक बहुत प्रसिद्ध जनरल थे जिनका युद्ध क्षेत्र में शानदार इतिहास रहा है। उन्होंने देश के लिए कई अद्भुत कार्य किए थे। उसे चीजू का घोड़ा दो, लियू कांगलैन ने अपने एक सैनिक से कहा। तुरंत ही एक सैनिक अपने घोड़े से कूदकर दूसरे सैनिक के घोड़े पर चढ़ गया, जबकि लिन फैंग ने उसका घोड़ा ले लिया। चल दर, लियू कांगलैन ने लिन फैंग से कहा। लिन फैंग चीशी के बख्तरबंद घोड़े पर बैठा था। जाने से पहले उसने मेन किंग और बाकी लोगों को सिर हिलाकर अभिवादन किया। मेन किंग के वहां उनकी रक्षा करने से लिन फैंग को तसल्ली मिली। उसी क्षण लिन फैंग, लिन बादाओ और लिन रुई के पास से गुजरा। उसने अपने कांसे के मुखौटे से उन्हें देखा। वे आश्चर्यचकित रह गए और समझ नहीं पाए कि वह नकाबपोश व्यक्ति उन्हें इतनी गहराई से क्यों देख रहा है। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग और चीशी के अन्य सभी बख्तरबंद घोड़े चले गए। लिन बादाओ और लिन रुई, जो असमंजस में थे, भौहें चढ़ाकर इन आकृतियों को देखते रहे। उनके चेहरे पर काफी देर तक वही गंभीर भाव बना रहा। कवचधारी घोड़े एक पुरानी और प्राचीन सड़क पर तेजी से दौड़ रहे थे। उसी क्षण दो घोड़े धीरे धीरे धीमे हो रहे थे। लिन फैंग ने चारों ओर देखा। दूर कुछ चिमनियों से दूधिया सफेद धुआं निकलता दिखाई दे रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि वे एक छोटे से गांव में आ गए थे। हालांकि यह उतना छोटा भी नहीं था। 9 बादलों के महाद्वीप में साधकों का सम्मान किया जाता था और उनके पास शक्ति थी, लेकिन वहां कई ऐसे साधारण लोग थे जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और जो साधना का अभ्यास नहीं कर सकते थे। लिन फैंग, हम दुआन रेन शहर के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंच गए हैं, लियू कांगलैन ने शहर की ओर इशारा करते हुए लिन फैंग से कहा। आखिरकार हम पहुंच गए, लिन फैंग ने सोचा, ये देखकर कि वे शहर के और करीब पहुंच रहे थे। चीशी के बख्तरबंद घोड़े बेहद तेज थे, लेकिन हमेशा की तरह ज़ुयू देश अभी भी उतना ही विशाल था। इसलिए उन्हें देश के उत्तर में स्थित इस शहर तक पहुंचने में 6 दिन लग गए। दुआन रेन शहर, ये सड़क अजीब है, सब कुछ खुला और सुलभ है, कोई भी इस पर हमला करके इसे नष्ट कर सकता है, लिन फैंग ने लियू कांगलैन से कहा। वे इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, लियू कांगलैन ने उदासीनता से जवाब दिया, जिससे लिन फैंग कांप उठी। उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं। इस शहर में ऐसा लगता था मानो सिर्फ आम लोग ही रहते हों। कमजोर साधक भी इन्हें आसानी से मार सकते थे। लिन फैंग, क्या तुम जानते हो कि हमारा महाद्वीप कितना विशाल है? मुझे पक्का नहीं पता, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। 9 बादलों का महाद्वीप अत्यंत विशाल है और इसमें कई देश हैं। इसमें यू साम्राज्य और हमारा देश शिवयू शामिल हैं, जो शिवयू के भीतर स्थित है, लियू कांगलैन ने धीरे धीरे कहा और फिर आगे बताया। शिवयू में 13 देश हैं, जिनमें से 4 अत्यंत विशाल हैं। लिन फैंग अचंभित रह गया। उसने कभी ज़ुयू के बारे में नहीं सुना था। 13 देश और ज़ुयू देश ज़ुयू के भीतर स्थित है। लिन फैंग को वास्तव में समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। उसे नहीं पता था कि मानचित्र पर ये क्षेत्र कैसे दिखते हैं। हमारे सभी देश आपस में जुड़े हुए हैं, समझौते लागू हैं और हमारा ज़ुयू देश भी इन समझौतों का सम्मान करता है। हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। हालांकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कमजोर शायद ताकतवर का शिकार बन जाएगा।
ताकतवर होना 9 बादलों के महाद्वीप के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है। हालांकि हर 10 साल में 13 देश अपने अपने देश के सबसे उत्कृष्ट शिष्यों का चयन करते हैं और ज़ूयू की महान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। ज़ूयू की महान प्रतियोगिता में इन शिष्यों के बीच युद्ध होते हैं। कहा जाता है कि विजेता को अपार धन और वस्तुएं मिल सकती हैं। इसके अलावा विजेता को साधना करने के लिए एक रहस्यमय और गुप्त स्थान पर जाने का अवसर भी मिलता है। ज़ूयू की महान प्रतियोगिता, एक रहस्यमय और गुप्त स्थान। लिन फैंग कांप रहा था। शायद लुओजू और चूजान पेंग ने ठीक इसी कारण से ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में दाखिला लिया था। लिन फैंग सोच रहा था कि क्या लियू कांगलैन की बातों और इन दोनों उच्च अधिकारियों द्वारा ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में अध्ययन करने के बीच कोई संबंध है। फिर भी कुछ ऐसे देश हैं जो बेहद शक्तिशाली बनना और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह ज़ूयू की महान प्रतियोगिता के दौरान संभव हो पाया था। अंततः सब कुछ शक्ति पर ही निर्भर करता है। यदि वे दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें शक्ति प्राप्त होगी और उन्हें अधिक प्रतिभाशाली लोगों तक पहुंच मिलेगी। कई देश शाही देश बनने की इच्छा रखते हैं। मैं समझ गया। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बड़ी प्रतियोगिता के दायरे में देश एक दूसरे से लड़ेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि उन्होंने यूनहाई संप्रदाय को क्यों नष्ट किया। इसीलिए वे अपने सभी सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव युए के पवित्र प्रांगण में, लियू कांगलैन ने कहा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने शिव युए के पवित्र प्रांगण का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि उन्हें और अधिक उत्कृष्ट शिष्यों की आवश्यकता थी और उन्हें देश में शिष्यों की संख्या में भारी वृद्धि करनी थी। वे मुझे मारना चाहते हैं क्योंकि मेरी सेना का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। उन्होंने यूनहाई संप्रदाय को इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि वे देश को एक झंडे के नीचे एकजुट करना चाहते हैं। अन्य संप्रदाय उदार रहे हैं, लेकिन एक दिन शाही परिवार शायद उन पर भी ध्यान देना शुरू कर देगा और उनका भी वही हाल होगा जो यूनहाई संप्रदाय का हुआ। लियू कांगलैन ने आह भरते हुए कहा। लिन फैंग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें यकीन था कि उनका शिकार उनकी नजरों के सामने है। जनरल, अपने घोड़ों से नीचे उतरे और आकर थोड़ा पानी पी लें। उस समय गांव से 2 लोग आए थे, जिनमें से एक महिला थी। उसी ने लियू कांगलैन को ये शब्द चिल्लाकर कहे थे, जनरल आपके बाल, उद्धरण चिन्ह। समय नहीं है, हमें जल्दी है, हम रुक नहीं सकते। लियू कांगलैन ने मुस्कुराते हुए उस महिला को जवाब दिया। उसी क्षण कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर लियू कांगलैन को देखने लगे। उनकी आंखों में आदर और प्रशंसा का भाव था। लिन फैंग भी लियू कांगलैन को उसी भाव से देख रही थी। आम जनता हमेशा से सेना से डरती रही थी, लेकिन ये साधारण लोग लियू कांगलैन को आदर और स्नेह की दृष्टि से देख रहे थे। वह जनता का दिल जीतने में कामयाब हो गया था। लिन फैंग को इस बात का अफसोस था कि वे पिछले लोक में नहीं थे। लिन फैंग ने सोचा कि लियू कांगलैन जैसा व्यक्ति अपने पिछले लोक में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन सकता था। वह शायद महान उपलब्धियां हासिल कर सकता था। उसी क्षण लिन फैंग के सामने एक और छोटा सा कस्बा दिखाई दिया। जनरल, आप वापस आ गए, जल्दी से गेट खोलो। जब लोगों ने देखा कि लियू कांगलैन वापस आ गई है तो उनमें से कई उत्साहित हो गए। कुछ ही क्षणों बाद भारी संख्या में लोग द्वार पर जमा हो गए। महाराज, भीड़ ने जोर से आवाज लगाई। वे सभी जानते थे कि यूनहाई संप्रदाय नष्ट हो चुका है और उन घटनाओं के कारण उनके सेनापति शाही शहर चले गए हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि शायद उनके सेनापति कभी वापस न लौटे। इसलिए उन्हें सुरक्षित वापस देखकर बहुत खुशी हुई। जब लियू कांगलैन ने उन सभी लोगों को देखा तो उसने गहरी सांसें ली। उसका हृदय आनंद से भर गया। ये लोग उसके अपने थे और उनका जीवन लियू कांगलैन के हाथों में था। मैं वापस आ गया हूँ, लियू कांगलैन ने कहा। फिर उसने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और पूरी रफ्तार से कस्बे की ओर दौड़ पड़ा। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि उसके आसपास की हवा सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। लिन फैंग का चीशी बख्तरबंद घोड़ा लियू कांगलैन का बारीकी से पीछा कर रहा था। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था और भूभाग का एक छोटा सा हिस्सा ही था। लियू कांगलैन शहर के एक अन्य क्षेत्र में एक अन्य द्वार के पास रहती थी। लियू कांगलैन अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन घोड़े पर सवार एक आकृति उसकी ओर आती हुई दिखाई दी। वह चाबुक से अपने घोड़े को आगे बढ़ा रही थी। उसने आग जैसे लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे। पिताजी, लियू फी की आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं। बहुत कम लोग समझ पाए कि वह शाही शहर क्यों गया था। लियू फी को भी यह बात स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई थी। जब उसे पता चला कि उसके पिता वापस आ गए हैं तो वह आंखों में आंसू लिए उनसे मिलने दौड़ी। लियू फी अपने पिता को लेकर चिंतित थी और उसे लगा कि शायद वे जीवित वापस न लौटे। फी, लियू कांगलैन ने कहा। अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए वह एक बेहद स्नेही पिता प्रतीत हो रहे थे। लियू फी ने अपने पिता की ओर देखा और कुछ ही सेकंड बाद बोली, लियू कांगलैन, तुम आखिरकार आ ही गए। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अरे! लिन फैंग के बगल में खड़ा एक सैनिक चौंक गया और हैरानी से उसके मुंह से शब्द निकल ही गए। लियू फी सचमुच बहुत बदतमीज था। इसके तुरंत बाद लियू कांगलैन ने और भी स्नेहपूर्ण मुस्कान बिखेरी। हालांकि यह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। आखिरकार वो कभी कभी वाकई बहुत मूर्ख होता था। ठीक है फी, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम मेरे लौटने से खुश नहीं हो? तुम वापस आकर खुश हो, लेकिन मैं अब भी खुश नहीं हूँ। वह अपने पिता की ओर दौड़ते हुए बोली, पिताजी, मुझसे वादा कीजिए कि आप भविष्य में फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं नहीं करूंगा, लियू कांगलैन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने लिन फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, फी, तुम उसे धन्यवाद दे सकती हो। उसी ने तुम्हारे बूढ़े पिता को एक ऐसी गलती करने से बचाया जिससे उबरना नामुमकिन था। लियू फेई ने लिन फेई की ओर देखा। लंबी यात्रा के कारण उस युवक के वस्त्र धूल से सने हुए थे। इसके अलावा उसका कांस्य मुखौटा जितना अधिक देखा जाता था उतना ही भयावह प्रतीत होता था। उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा भी बहुत अजीब थी। पिताजी, ये युवक कौन है?
लियू फी ने लिन फेंग की ओर हैरानी भरे चेहरे से देखते हुए कहा। लियू कांगलैन हंसते हुए बोली, क्या तुम उन्हें पहचान नहीं पा रही हो? लियू फी दंग रह गई। क्या वह उसे पहचानती है? वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो कांसे का मुखौटा पहनकर घूमता हो। लिन फेंग मुस्कुराए और मजाक में बोली, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं पहचान सकती? जब उनकी बात समाप्त हुई तो उन्होंने अपना मुखौटा उतार दिया। जब लियू फी ने उनका चेहरा देखा तो उनके होंठ कांपने लगे। वह अनेकों भावनाओं से अभिभूत हो गईं, लेकिन अंततः उनके चेहरे पर एक बड़ी स्नेहपूर्ण मुस्कान आ गई। लिन फेंग, वह कांसे का मुखौटा पहने हुए आश्चर्यजनक रूप से लिन फेंग था, और वही वह व्यक्ति था जिसने उसके पिता की जान बचाई थी। लियू कांगलैन ने लिन फेंग के चेहरे की ओर देखा। वह लिन फेंग से केवल 2 बार मिला था और दोनों बार उसने कांसे का मुखौटा पहना हुआ था। यह पहली बार था जब उसने लिन फेंग को बिना मुखौटे के देखा था। वह मुस्कुरा रहे थे और बेहद मिलनसार व्यक्ति लग रहे थे। अपनी उम्र के बावजूद वह रहस्यमय और परिपक्व दिख रहे थे। उनके होठों पर एक चंचल और बेपरवाह मुस्कान थी, जिससे पता चलता था कि शायद उनमें हास्यबोध भी अच्छा था। कितना जवान है, लियू कांगलैन ने अचंभित होकर चिल्लाया और फिर फुसफुसाते हुए कहा, वह कितना रहस्यमय लगता है, लगभग जादुई सा। जब लियू कांगलैन ने पहली बार लिन फेंग को देखा था तब लिन फेंग ने कुछ गहरे और रहस्यमय वाक्य कहे थे जिन्होंने उनके विचारों और राय को गहराई से प्रभावित किया था। दूसरी बार जब लिन फेंग उससे मिला तो उसने निडर होकर दुआन तियानलैन का विरोध किया, जिससे वह हक्का बक्का रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसने जू यू के पवित्र प्रांगण की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर दिया था। शाही शहर के भीतर ऐसे साहसी कदम उठाने वाला यह मुस्कुराता हुआ युवक था। इन कामों के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं थी, इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता थी जो साहसी, निडर और दिलेरी से भरा हो, ताकि वह इतने सारे लोगों के सामने दुआन तियानलैन को अपमानित करने का साहस दिखा सके। इसके लिए एक ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता थी जो काफी अपरंपरागत और बेलगाम हो। लियू कांगलैन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी कम उम्र में कोई इतना असाधारण व्यक्ति हो सकता है। लिन फेंग, तुमने अभी अभी कहा कि तुम लियू फी के प्रेमी हो। लिन फेंग की कही बात याद करते हुए लियू कांगलैन ने अचानक कहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और उसने पूछा, क्या ये सच है? लिन फेंग अचानक बहुत शर्मिला हो गया और चुपचाप अपना सिर खुजलाने लगा। लियू फी उसे अचंभित होकर देखती रही। पिताजी, उस कमीने की बात मत सुनिए, वो तो बस एक घिनौना विकृत इंसान है। उस पल उसे लिन फेंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके पिता के सामने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि वो उसका प्रेमी है। कितनी शर्मनाक बात है, एक घिनौना विकृत व्यक्ति। ये शब्द सुनकर लिन फेंग बेहद असहज हो गया। फिर उसने दृढ़ता से लियू फी से कहा, फी, क्या तुम भी वो नहीं हो जिसने मुझे डेट पर बुलाया था और सबके सामने कहा था कि हम रिश्ते में हैं? अगर मैं विकृत व्यक्ति हूं तो तुम भी हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। लियू फी की आंखें लगभग घूम गईं। कितना पागल कमीना है। लियू कांगलैन की आंखें बड़ी बड़ी और चौड़ी हो गई थीं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लिन फेंग लियू फी के खूबसूरत चेहरे को घूर रही थी, जिससे वह शर्म से लाल हो गई। उसने उसे फिर से विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति कहना क्यों शुरू कर दिया था। उन दोनों को इस अजीबोगरीब स्थिति में देखकर लियू कांगलैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, फी, कोई बात नहीं, मैंने काफी कुछ देख लिया है। चलो अब चलते हैं। लियू फी ने गुस्से से लिन फेंग की ओर देखा और फिर अपने घोड़े को वापस मोड़ दिया। वे तीनों अपने घोड़ों पर सवार थे। अचानक लियू कांगलैन की सेना के कई सैनिक लिन फेंग को समूह के साथ देखकर उनकी ओर बढ़ने लगे। भीड़ अचानक घुटनों के बल बैठ गई और इतनी जोर से झुकी कि उनके सिर जमीन पर टकराने से जोरदार आवाज हुई। लिन फेंग आश्चर्यचकित था और उसे यह बहुत अजीब लगा, खासकर इसलिए कि ये लोग लियू कांगलैन या लियू फी के सामने नहीं बल्कि उसके सामने प्रणाम कर रहे थे। हमारे जनरल की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। भीड़ में मौजूद लोग एक के बाद एक लिन फेंग को धन्यवाद दे रहे थे। लिन फेंग अचंभित रह गया। कृपया खड़े हो जाइए, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिन फेंग ने उत्तर दिया। ये लोग बेहद शक्तिशाली थे और अपने जीवनकाल में कई असाधारण घटनाओं का अनुभव कर चुके थे। वे लिन फेंग के सामने कैसे झुक सकते थे और उनकी पूजा कर सकते थे। युवक, तुमने न केवल हमारे सेनापति की जान बचाई बल्कि चीशी के 200 बख्तरबंद घुड़सवार सैनिकों की भी जान बचाए। अगर हमारे सेनापति की मृत्यु हो जाती तो हमारा शहर खतरे में पड़ जाता और उस पर आक्रमण हो सकता था। इसका मतलब है कि तुमने अपने कार्यों से कई लोगों की जान बचाई और उनकी रक्षा की, एक सैनिक ने गंभीर और कृतज्ञतापूर्ण लहजे में कहा। लिन फेंग अब भी आश्चर्यचकित था। उसने इन बातों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ओह, मैं समझ गया, लेकिन बस इतना ही काफी है, कृपया अब खड़े हो जाइए। लिन फेंग घमंडी व्यक्ति नहीं था और यह बात सबको स्पष्ट थी। लिन फेंग के बोलने पर सब खड़े हो गए। उन्हें यह भी महसूस हुआ कि इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित होने से वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। कोई बात नहीं, अब सब लोग जा सकते हैं, लियू कांगलैन ने सबको हाथ हिलाते हुए कहा। फिर सब लोग चुपचाप चले गए। लिन फेंग, ये लोग सैनिक नहीं हैं, ये अधिकारी हैं। ये मेरी सेना के सर्वश्रेष्ठ सैनिक हैं। ये सभी कुछ 100 लोगों के समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। मेरे पास केवल 500 अधिकारी हैं। मुझे इन पर दुनिया में किसी और से ज्यादा भरोसा है। जो सैनिक मेरे साथ शाही शहर आए हैं वे सभी रक्षक हैं। आपने उनकी जान बचाई, भविष्य में अगर मौका मिला तो वे आपके सहायक बनेंगे, लियू कांगलैन ने कहा। लिन फेंग आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरे सहायक? जी हाँ, आपके सहायक, लियू कांगलैन ने ईमानदारी से सिर हिलाते हुए कहा। फिर उन्होंने आगे कहा, आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। किसी दिन वे शायद सफल भी हो जाएं। अगर भविष्य में आप भी इन लड़ाइयों में शामिल हुए तो वे सब आपकी मदद के लिए आ जाएंगे।
लिन फैंग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। लिन फैंग ने कस्बे का दूसरा द्वार देखा और आह भरी। वे देश के बिल्कुल उत्तरी हिस्से में दूसरे देश की सीमा पर स्थित थे। अगर कभी हमला हुआ, भले ही ऐसा होना तय न हो, तो सबसे पहले लियू कांगलैन का इलाका ही युद्ध में शामिल होगा। फीफी, तुम पहले जाओ, मैं और लिन फैंग टहलने जा रहे हैं, लियू कांगलैन ने लियूफी से कहा। लियूफी हैरान रह गई और अजीब तरह से अपने पिता को घूरने लगी। ठीक है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने पिता से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा और चली गई। लिन फैंग, चलो द्वार तक चलते हैं, लियू कांगलैन ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा। लिन फैंग भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियू कांगलैन क्यों चाहती थी कि लियूफी उन्हें अकेला छोड़ दे। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वे शहर के पश्चिमी द्वार की ओर घोड़े दौड़ाते हुए बढ़े। उस क्षेत्र में बहुत सारे सैनिक थे। हालांकि वे लियू कांगलैन को देख रहे थे, फिर भी वे अपनी अपनी जगहों से नहीं हटे। वे अपने घोड़ों से उतरे और लियू कांगलैन लिन फैंग को द्वार के बाईं ओर सीढ़ियों की ओर ले गई। सीढ़ियां एक विशाल द्वार मीनार की ओर जाती थीं। वे मीनार के शीर्ष तक चढ़ गए, तभी अचानक लिन फैंग को अपने चेहरे पर एक बेहद तेज और ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इसके बाद लिन फैंग ने परिदृश्य को देखा और पूरी तरह से चकित रह गया। दुवान रेन शहर, 1000 तलवारों का शहर, लिन फैंग ने सोचा। उसके सामने एक विशाल मैदान फैला हुआ था जो असीम प्रतीत होता था। वहां असंख्य धारदार हथियार पड़े हुए थे। इनमें से कुछ हथियार समय के साथ पूरी तरह से जंग खाकर घिस चुके थे। युद्ध के बाद से मैंने इन हथियारों को उनके स्थान से हटाने का कभी आदेश नहीं दिया। मैं तो उन्हें वहीं रहने देना पसंद करता हूं, उन वीर आत्माओं की याद में, लियू कांगलैन ने धीरे से कहा। उन्होंने दूर की ओर उंगली से इशारा किया। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल तलवार ने पहाड़ को 2 हिस्सों में काट दिया हो। यह अजीब तरह से उस पहाड़ जैसा लग रहा था जहां यूनहाई संप्रदाय में सूर्य की रोशनी चमकती थी, वह स्थान जहां लियूफी साधना करते थे। वह स्थान खाई से घिरा हुआ था। चूंकि वह प्राकृतिक खाई ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसलिए लियू कांगलैन की सेना के लिए उस स्थान से आने वाले लोगों पर गोली चलाना आसान था। उस स्थान से आने वाले लोग बेहद असुरक्षित थे। वह जगह सीमा है। अगर आप वहां गए तो इस बात की काफी संभावना है कि आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। इसे दुवान रेन सीमा कहते हैं। दुवान रेन सीमा तर्कसंगत है, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। यह मो युए देश की सीमा है। मो युए देश और हमारा जुए युए देश बहुत अलग है। मो युए देश में कोई संप्रदाय नहीं है और वे पूरी तरह एकजुट हैं। इसलिए वे हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं क्योंकि उनके पास संयुक्त शक्ति है। उनके पास एक विशाल सेना है जो एक ही ध्वज के नीचे है। अगर वे दुवान रेन शहर में मेरी सेना से भयभीत न होते तो शायद उन्होंने बहुत पहले ही हमला कर दिया होता, लियू कांगलैन ने कहा। यही कारण है कि लियू कांगलैन ने बहुत समय पहले निडर होकर अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए भीषण युद्धों में भाग लिया था। उन्होंने विजय प्राप्त की और एक ऐसी किंवदंती बनाई जिसने उनके शत्रुओं में भय उत्पन्न कर दिया। लिन फैंग, तुमने देखा कि मेरे लिए स्थिति कितनी खतरनाक है। एक दिन शायद मेरी जान भी चली जाएगी और मैं ये बात लापरवाही से नहीं कह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग समझ गया था कि लियू कांगलैन ने अतीत में यूनहाई संप्रदाय क्यों छोड़ा था। उसने आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। जू युए देश में आंतरिक और बाहरी खतरे थे। स्थिति बेहद जटिल थी। लिन फैंग, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लिन फैंग हक्का बक्का रह गया। वह लियू कांगलैन को घूर रहा था। लियू कांगलैन को उससे क्या पूछना था। लियू कांगलैन ने धीरे से कहा, कृपया फीफी का अच्छे से ख्याल रखना। लियूफी का ख्याल रखना। लिन फैंग ने पहले तो लियू कांगलैन को खाली निगाहों से देखा और फिर व्यंग्य भरी मुस्कान दी। लियूफी का ख्याल रखना इतना आसान नहीं था। काश लियूफी भी मेनकिन जैसी होती। लेकिन उस समय लिन फैंग मेनकिन के साथ रह रहा था। तो लियूफी का क्या? ये लिन फैंग के लिए एक मुश्किल स्थिति थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसके अलावा मेनकिन उसकी देखभाल करना चाहती थी और चाहती थी कि वह उसे हर समय कहानियां सुनाता रहे। अंकल लियू कांगलैन, आप मुझ पर भरोसा क्यों करते हैं? जब यूनहाई संप्रदाय नष्ट हुआ तो उन सभी ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। लियू कांगलैन ने लिन फैंग को टकटकी लगाकर देखते हुए कहा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, इसके अलावा मुझे लगता है कि फीफी और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो। अगर तुम हमेशा के लिए उसकी देखभाल करना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। लिन फैंग सचमुच हैरान रह गया। लियू कांगलैन आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग और लियूफी की सगाई करवाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती के आगे किसी भी आम आदमी के लिए इस प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल होता। बेशक लिन फैंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चाचा लियू कांगलैन, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसकी अच्छी देखभाल करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिन फैंग ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। लियू कांगलैन मुस्कुराया। उसे लिन फैंग पसंद था। फिर उसने कहा, मैं समझ गया। मुझे पता है कि तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। लिन फैंग, ये बात लियूफी ने कही थी। जब लिन फैंग ने लियू कांगलैन के अस्पष्ट शब्द सुने तो उसे लगा मानो वह किसी गड्ढे में छिप जाए और दुनिया से गायब हो जाए। वह बेहद शर्मिंदा था। शायद लियू कांगलैन ने सोचा होगा कि लिन फैंग का ये कहने का मतलब था कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। औरत के मामले में वह उतना प्रतिभाशाली नहीं है। लेकिन लियू कांगलैन को यह बात अजीब लगी। लेकिन क्या लिन फैंग के पास कोई विकल्प था? अगर वह लियू कांगलैन के प्रस्ताव को ठुकरा देता तो यह बहुत ही संदिग्ध हो जाता। जब लियूफी ने अपने पिता को ये कहते सुना कि वह लिन फैंग के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहते हैं तो उसके मन में बेहद गुस्सा उमड़ आया। उस समय लिन फैंग और लियूफी उसके घर में थे। लियूफी ने गुस्से से लिन फैंग की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे पिता को क्या बताया?
उसे याद आया कि लिन फैंग ने उसके पिता के सामने खुद को उसका प्रेमी बताया था। यह बहुत संभव था कि उसके पिता ने लिन फैंग को गलत समझा हो। उसी क्षण लियू कांगलैन ने लियू फी से उसकी राय पूछे बिना ही उसे लिन फैंग के साथ जाने के लिए कह दिया और उसे जवाब देने का मौका भी नहीं दिया। बेचारा लिन फैंग, वह बहस नहीं करना चाहता था, वह बस व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए खड़ा था। पिताजी, मैं नहीं जा रही, लियू फी ने सिर हिलाते हुए और अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। फेई फे, कोई झंझट मत करो, मैंने यह फैसला कर लिया है और मैं इसे नहीं बदलूंगा। मैंने लिन फैंग को दुआन रेन शहर में 3 दिन रुकने के लिए कहा था। 3 दिन बाद तुम दोनों साथ निकलोगे, लियू कांगलैन ने सख्ती से कहा। वह अपने शब्दों में बेहद दृढ़ और सख्त था। पिताजी, लियू फी चिल्लाए। वह कुछ और कहना चाहती थी लेकिन लियू कांगलैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लियू फी अपने पिता को घूरते हुए कांप रही थी, जिससे लियू कांगलैन का मन हुआ कि वह अपने शब्द वापस ले ले और उसे कोई विकल्प दे, लेकिन वह आश्वस्त था कि लियू फी को जाना ही होगा, इसलिए उसने अपने शब्द वापस नहीं लिए और चुप रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अवज्ञा नहीं करूंगी, लियू फी ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा और गुस्से से लाल चेहरे के साथ अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। जब लियू कांगलैन ने लियू फी को इस तरह भागते देखा तो वह असहाय महसूस करने लगा। लिन फैंग भी असहाय महसूस कर रहा था। लियू कांगलैन की तमाम समस्याओं के कारण अगर लियू फी वहीं रुका रहता तो वह लगातार चिंता से व्याकुल रहता। कुछ लोग सचमुच निर्दयी होते हैं, लिन फैंग ने सोचा। 3 दिन बाद सर पर दौड़ते घोड़ों के चारों ओर धूल उड़ने लगी। सैकड़ों चीशी बख्तरबंद घोड़े उस प्राचीन सड़क पर सर पर दौड़ रहे थे। चाचा लियू कांगलैन, आप हमारे साथ यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से आगे सब ठीक रहेगा, लिन फैंग ने लियू कांगलैन से कहा। उनके घोड़े धीरे धीरे धीमे होते गए और रुक गए। लियू कांगलैन ने लियू फी की ओर देखा। वह उनसे विदा लेने के लिए अनिच्छुक लग रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि वे फिर कब मिलेंगे। पिताजी, अब आप वापस जा सकते हैं, लियू फी ने अनिच्छा से कहा। वह दांत पीस रही थी। फी, कृपया लिन फैंग की बात सुनो, लियू कांगलैन ने लियू फी को घूरते हुए कहा। हालांकि लियू कांगलैन लिन फैंग को लंबे समय से नहीं जानता था, फिर भी वह जानता था कि लिन फैंग बेहद शक्तिशाली है। ये जानकर उसे तसल्ली हुई कि लिन फैंग लियू फी की देखभाल के लिए वहां मौजूद है। लियू फी ने लिन फैंग की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मैं करूंगा, अपना ख्याल रखना, लियू कांगलैन ने मुड़कर घोड़े पर सवार होकर जाते हुए कहा। लिन फैंग, कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना, दूर से लियू कांगलैन ने चिल्लाकर कहा। बहन, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। चीशी के कवचधारी घोड़ों पर सवार घुड़सवारों ने लियू फी और लिन फैंग को ये शब्द चिल्लाकर कहे और लियू कांगलैन के पीछे पीछे चले गए। लियू फी कुछ देर तक बिना हिले डुले उन्हें देखती रही। लिन फैंग उसके बगल में खड़ी रही और चुप रही। कल मेरे पिता ने मुझे बताया कि उन्होंने अतीत में यूनहाई संप्रदाय को त्याग दिया था, जबकि उन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था। उनका मानना है कि यूनहाई संप्रदाय के विनाश के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। जो कुछ घटित हुआ उसके लिए उनके हृदय में असीम पश्चाताप है। मेरे पिता ने मुझे ये भी बताया कि दुआन रेन सीमा के विरुद्ध भीषण युद्ध के दौरान मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने उनसे बात तक नहीं की थी। उन्हें बहुत अपराध बोध है। मेरे पिता ने यह भी कहा कि दुआन रेन सीमा पर चल रही समस्याओं के कारण उन्हें मेरी देखभाल करने का समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे यूनहाई संप्रदाय में भेज दिया था। पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को न निभाने के कारण उन्होंने अपनी बेटी होने के नाते मुझसे माफी भी मांगी। मेरे पिता ने यह भी बताया कि दुआन रेन सीमा युद्ध के दौरान उन्होंने अपने कई सैनिकों को खो दिया था, 1 लाख या उससे भी अधिक। उन्हें दुआन रेन शहर के बाहर दफनाया गया है और वे अभी भी जीवित हैं। उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि वे उनमें से किसी को भी नहीं बचा सके। लिन फैंग शांतिपूर्वक लियू फी की बातें सुन रहा था। उसे ये सभी कहानियां बेहद जटिल लग रही थीं। मैं जानती हूं कि मेरे पिता मुझे क्यों भेजना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि मैं इसमें शामिल हूं। उन्हें कई बातों का अफसोस है, लेकिन एक बात मैं जानती हूं कि ज़ू यू देश को उनके साथ किए गए और किए जा रहे कामों के लिए पछतावा होना चाहिए। उन्हें ही उनसे माफी मांगनी चाहिए। लियू फी की बातें सुनते हुए लिन फैंग ने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। भले ही ज़ू यू देश उससे माफी मांग ले, फिर भी यह काफी नहीं होगा। अगर लिन फैंग में इतनी शक्ति होती तो वह शाही शहर जाकर शाही परिवार से पूछता कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। वह सचमुच ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये लोग दिल से क्या महसूस करते हैं। केवल वही लोग दूसरों को प्रभावित कर सकते थे जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे। उस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त शक्तिशाली होता तो वह अपने हाथ के एक इशारे से पूरे देश को नष्ट कर सकता था और कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था। लिन फैंग कभी यह नहीं समझ पाएगा कि इस भूमि में शक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, कोई बात नहीं, लिन फैंग ने लियू फी से कोमल और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा। लियू फी पर बहुत ज्यादा दबाव था। इतनी खूबसूरत 16 साल की लड़की के लिए ये कितना दुखद है। लिन फैंग की बातें सुनकर लियू फी की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। अचानक वह जोर जोर से रोने लगी। वह कांप रही थी। आंखों से लगातार बहते आंसुओं के कारण उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। लिन फैंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। लड़कियां सब एक जैसी होती हैं, जरा सा दबाव पड़ने पर वे रोने लगती हैं, चाहे वे इसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। लिन फैंग ने अपने घोड़े को लियू फी के घोड़े के पास ले जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर वह अपने घोड़े से कूदकर लियू फी के घोड़े पर सवार हो गया और बोला, कोई बात नहीं, तुम अपने आंसू मुझ पर पोंछ सकती हो। लियू फी ने पीछे मुड़कर लिन फैंग को आंसुओं से भरी आंखों से देखा और फिर सिसकते हुए अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया। कुछ देर बाद लियू फी शांत हो गई। उसने लिन फैंग की ओर देखकर कहा, तुम सचमुच एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति हो। तुम स्थिति का फायदा उठा रहे हो।
अरे, लिन फेंग अचंभित रह गई। कितनी नखरीली लड़की है, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे प्यार करता है, लिन फेंग ने कहा। लियू फी ने उसकी ओर देखकर कहा, अपनी अकड़ छोड़ो, तुम्हें लोगों को बहकाना पसंद है ना? लिन फेंग हंसते हुए बोला। फिर वह अपने चीजू बख्तरबंद घोड़े पर वापस सवार हो गया। लियू फी की आंखों में अब भी आंसू थे और उसका चेहरा लाल था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लिन फेंग उसे देखे। चलो चले, लियू फी ने लिन फेंग से कहा। चीशी के कवचधारी घोड़े तुरंत चल पड़े, मानो वे सवारों की बात समझ रहे हों। वे पूरी गति से आगे बढ़े। लिन फेंग मुस्कुराया। लियू फी को अपनी बात मनवाना कितना मुश्किल काम होने वाला था। उस पुरानी और प्राचीन सड़क पर एक मनमोहक दृश्य सामने आया, जिसमें एक सुंदर युवक और एक बेहद खूबसूरत युवती अपने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से क्षितिज की ओर बढ़ रहे थे। सेलेस्टियल अकादमी के बाहर दो घोड़े प्रकट हुए। उस समय तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। वहां भीड़ जमा हो गई और बढ़ती ही गई। लोग चीशी के दो बख्तरबंद घोड़ों और उन पर सवार दो लोगों को घूर रहे थे। उनकी खास दिलचस्पी लियू फी में थी। सेलेस्टियल अकेडमी, लियू फी ने विशाल द्वार की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने लिन फेंग से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जाहिर है, साधना का अभ्यास करने के लिए, लिन फेंग ने जवाब दिया और फिर कहा, चलिए अंदर चलते हैं। मेरे पास सिफारिश पत्र नहीं है। इसके अलावा मैं सेलेस्टियल अकेडमी में शामिल नहीं होंगी, लियू फी ने कहा और फिर आगे बोला, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। क्या तुम यूनहाई संप्रदाय के बारे में भूल रही हो? लियू फी लियू कांगलैन की बेटी थी, इसलिए जाहिर है कि वह सेलेस्टियल अकेडमी के बारे में जानती थी। मैंने भी अभी तक इसमें दाखिला नहीं लिया है और मैं तुम्हें बिना सिफारिश पत्र के भी दाखिला दिला सकता हूँ, लिन फेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। वह लियू फी का मतलब समझ गया था। इतने सारे लोगों ने, जिनमें कुछ वरिष्ठ भी शामिल थे, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ऐसे में किसी और जगह पढ़ाई करना यूनहाई संप्रदाय के साथ विश्वासघात जैसा होगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरी बात सुनने के लिए कहा था, लिन फेंग ने कहा। जब उसने देखा कि लियू फी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो उसने घोड़े को आगे बढ़ाया और अकादमी में चला गया। लियू फी ने लिन फेंग की आकृति को देखा और फिर उसके पीछे पीछे सरपट दौड़ने लगी। वह इस बात से हैरान थी कि अकादमी में प्रवेश करने से उसे किसी ने नहीं रोका। तुमने ये कैसे किया? लियू फी ने पूछा। उसे अच्छी तरह पता था कि अकादमी किसी को भी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए ये छूट क्यों दी गई। प्रवेश इतना आसान कैसे हो सकता है? इसका एकमात्र कारण लिन फेंग था। वैसे भी उसने खुद थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रवेश के लिए उसे सिफारिश पत्र की जरूरत नहीं है। खैर, मेरी गर्लफ्रेंड को देखते हुए इसमें कुछ खास बात नहीं है, लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू फी ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे माफ करना, लेकिन लगता है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए नहीं है, लिन फेंग ने घमंडी अंदाज में लियू फी को देखते हुए कहा। ये लड़की कुछ ज्यादा ही सोचती है। लिन फेंग की बातें सुनकर वह गुस्से से कांपने लगी। वह कमीना। यह पहली बार था जब लियू फी सेलेस्टियल अकेडमी गई थी। उसने पाया कि वहां का नजारा भव्य और प्रभावशाली था। लिन फेंग और लियू फी उस महल के बाहर पहुंच गए थे जहां छात्रों के कमरे स्थित थे। उन्होंने लियू फी की ओर देखकर पूछा, मुझे लगता है कि आप अकादमी में अध्ययन कर रहे साधकों की 3 अलग अलग श्रेणियों के बारे में पहले से ही जानती हैं। मुझे पता है कि इसने सेना अधिकारी, सरकारी अधिकारी और हत्यारे पैदा किए हैं। दुवान रेन शहर में मेरे पिता की सेना में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेलेस्टियल अकादमी में अध्ययन किया है। वे सभी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। यहाँ अध्ययन करने वाले कई साधक शक्तिशाली चीशी रक्षक बने। लिन फेंग ने हैरानी से देखा। लियू फी की ओर देखकर कहा, चीशी के रक्षक? अंकल लियू उन्हें इतनी आसानी से रक्षक बनने देते हैं। चीशी प्रोटेक्टर्स लियू कांगलैन के सबसे करीबी सैनिक थे। इसके अलावा लिन फेंग ने पहले भी खुद से यह सवाल किया था कि सेलेस्टियल अकेडमी से स्नातक होने वाले लोगों की क्या हैसियत होती है। अगर वे इतने प्रतिष्ठित साधक बन सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शाही शहर उन्हें समर्थन दे रहा होगा? लियू फी लिन फेंग को ऐसे देख रही थी मानो वह किसी मूर्ख को देख रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता उस तरह के व्यक्ति हैं? लिन फेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सचमुच। लियू कांगलैन उच्च क्षमताओं वाले लोगों को आसानी से पहचान लेता था। वह किसी को भी चीशी का रक्षक नहीं बनने देता था। ये वह स्थान है जहां सैन्य कौशल का अध्ययन करने वाले लोग रहते हैं। भले ही हम अकादमी के छात्र नहीं हैं, फिर भी हमें यहाँ रहने का अधिकार है। हम सैन्य कौशल और तकनीकों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लियू फी आश्चर्यचकित रह गई। वह सचमुच सोच रही थी कि लिन फेंग ने ये कैसे कर दिखाया। उसने उससे पहले भी पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे दोबारा पूछने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने बस सिर हिला दिया। जब वे लिन फेंग के आवास पर पहुंचे तो युआन शान और दुवान फेंग बातचीत कर रहे थे। लिन फेंग और लियू फी को देखकर वे सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुए। लिन फेंग, बड़े भाई। लिन फेंग, मेरे दोस्त। दोनों ने खुशी से एक साथ लिन फेंग का नाम लिया। तुरंत बाद उन्होंने लियू फी की ओर देखा। युआन शान ने लियू फी को स्पष्ट भाव से देखा। लिन फेंग, बड़े भाई, ये कौन है? दुवान फेंग ने लियू फी को इस तरह देखते हुए पूछा जैसे वह उसकी पूजा कर रहा हो। मेन किंग और लिन फेंग पहले ही साथ रहने का फैसला कर चुके थे। लिन फेंग भला कैसे बाहर जाकर इतनी खूबसूरत लड़की को अपने साथ वापस ला सकता था? लियू फी। दुवान फेंग के पीछे से एक आवाज आई। जिंग यून उनकी ओर बढ़ी। जब उसने लिन फेंग और लियू फी को साथ देखा तो उसने अजीब सा चेहरा बना लिया। यून हाई संप्रदाय में लियू फी को सबसे सुंदर लड़की माना जाता था। अनगिनत पुरुष उससे प्रेम करते थे। यून हाई संप्रदाय के नष्ट होने के बाद जिंग यून ने सोचा था कि लियू फी भी बाकी लड़कियों की तरह मर गई होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे फिर से देख पाएगी, खासकर लिन फेंग के साथ।
इसके अलावा उस दिन जू युए के पवित्र प्रांगण में क्या लिन फैंग लियू कांग लैन के साथ नहीं चला गया था? लियू फी वह लड़की जिसके पास दिव्य तीर की आत्मा है, लिन फैंग ने कहा। दुआन फैंग और युआन शान स्तब्ध रह गए। वह बेहद खूबसूरत लड़की लियू कांग लैन की बेटी थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि लिन फैंग उसके साथ थी। जिंग यून तो और भी हैरान थी। उसे उस पल तक पता ही नहीं था कि वह लियू कांग लैन की बेटी है। नमस्कार, युआन शान ने कहा, जिनके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आ गया था। उनकी आंखों में अचानक आदर का भाव आ गया। लियू कांग लैन उन लोगों में से एक थे जिनका युआन शान सबसे अधिक सम्मान करते थे। अफसोस की बात है कि उस दिन उन्होंने उन्हें दूर से ही देखा था और उनसे बात नहीं कर पाए थे। काश वे लिन फैंग और लियू कांग लैन के साथ जा पाते। युआन शान अकेले ऐसे नहीं थे। सैन्य कौशल का अध्ययन कर रहे कई शिष्य भी लियू कांग लैन को अपना आदर्श मानते थे। कौन था वो महान सेनापति? कौन था जो अपने तीरों से अविश्वसनीय सटीकता के साथ बहुत दूर से लोगों को मार गिरा सकता था? लियू कांग लैन। कई लड़के तो सिर्फ लियू कांग लैन का नाम सुनकर ही बहुत उत्साहित हो जाते थे। और लियू फेई उनकी बेटी थी। जब लियू फेई ने युआन शान की कट्टरता देखी तो उसका दिल दुख से भर गया। सभी जानते थे कि लियू कांग लैन कितने वीर और महान थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनके लिए स्थिति कितनी कठिन थी। किसी को नहीं पता था कि देश में कुछ लोग उन्हें खत्म करके सारी सत्ता खुद हथियाना चाहते थे। लिन फैंग, मैं आराम करना चाहती हूँ, लियू फी ने शांत भाव से कहा। लिन फैंग ने आह भरी। उसने देखा कि लियू फी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। यही रहना चाहते हैं या अपनी पसंद की जगह चुनना चाहते हैं? यहाँ बहुत सारे खाली अपार्टमेंट हैं, अपने लिए एक चुन लीजिए, लिन फैंग ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में आराम करने जा रही हूँ, लियू फी ने शांत भाव से कहा। सब लोग दंग रह गए। लिन फैंग और भी ज्यादा अचंभित हो गया। वह अवाक रह गया। उस क्षण उसे लगा कि दुनिया में सबसे जटिल चीज महिलाओं की तर्कशक्ति को समझना है। लिन फैंग ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। आपको निश्चित रूप से अपना खुद का स्थान ढूंढ लेना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें क्यों होगी? लियू फी ने कहा और आगे पूछा, तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? वो वाला, लिन फैंग ने कहा, जिसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और उसने अपने कमरे की ओर इशारा किया। उसी क्षण युआन शान तेजी से लिन फैंग के दरवाजे के सामने आ गया और सिर हिलाते हुए बोला, आपको कोई और जगह चुननी चाहिए। जब लिन फैंग ने देखा कि युआन शान उसके कमरे के रास्ते में रुकावट डाल रही है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सबके चेहरे पर संदेह का भाव था। फिर दुआन फैंग और जिंग यून ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वे भी लियू फी के लिन फैंग के कमरे में रहने को मंजूर नहीं करते। लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। वे लियू फी को मनाने में कामयाब नहीं हुए थे। कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं आराम करूंगा। लियू फे युआन शान के करीब आ गया। युआन शान ने कहा, लिन फे, मेरे दोस्त, तुम्हें पहले अंदर जाना चाहिए। ठीक है, लिन फैंग ने सिर हिलाया। वह बड़े पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे खोला और अपने कमरे में प्रवेश किया। लियू फी उसके पीछे पीछे गई। वो कौन है? कितनी भयानक ताकत है? लिन फैंग ने सोचा। उसी क्षण एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा निकली और लिन फैंग के शरीर से टकराए। वह लगभग गिर ही पड़ा। उसी क्षण लिन फैंग समझ गया कि युआन शान ने उसे पहले प्रवेश करने के लिए क्यों कहा था। कितना दयालु मैं हूं, लिन फैंग चिल्लाया। अचानक ऊर्जा गायब हो गई। लियू फी लिन फैंग के पीछे खड़ी थी और सिर से पैर तक कांप रही थी। कुछ क्षण पहले उस प्रचंड ऊर्जा ने उसे लगभग बेहोश कर दिया था। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। युआन शान कमरे के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। सौभाग्य से उसने लिन फैंग को पहले अंदर जाने के लिए कहा था। उस शक्तिशाली ऊर्जा के निकलने से उत्पन्न गड़गड़ाहट की आवाज पूरे महल में गूंज उठी थी। उसका दिल अभी भी भय से कांप रहा था। वह लड़की बेहद शक्तिशाली थी। तुम पहले वापस क्यों नहीं आए? मेन किंग ने कमरे के पीछे से ठंडे स्वर में पूछा। मेन किंग ने अपने चेहरे पर एक सुंदर घूंघट और अपने खूबसूरत सफेद वस्त्र धारण कर रखे थे। वह इतनी दिव्य लग रही थी मानो इस संसार की भौतिक वस्तुओं से परे हो। वह अब भी बेहद खूबसूरत दिखती थी। जब लियू फी ने मेन किंग को देखा तो ऐसा लगा मानो उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल आएंगी। उसी समय जब मेन किंग ने लियू फी को देखा तो उसकी आंखें एक पल के लिए कांप उठी और अचानक उसकी भौहें इस बात का संकेत देती हुई प्रतीत हुई कि वह बेहद नाखुश थी। लेकिन देखते ही देखते मेन किंग ने लियू फी की ओर देखना बंद कर दिया और शांत भाव से लिन फैंग की ओर देखने लगी। इसके तुरंत बाद वह बैठक के एक छोटे से कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मेन किंग की प्रतिक्रिया देखकर लिन फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेन किंग की ठंडी और उदासीन प्रतिक्रिया से लिन फैंग यह नहीं समझ पाया कि वह क्या सोच रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। लिन फैंग, तुम सचमुच एक कमीने हो। लियू फी अपने होंठ चबा रही थी और उदासी भरी आंखों से लिन फैंग को देख रही थी। फिर वह तुरंत कमरे से निकल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग असमंजस में था। उसके मन में लाखों सवाल उठ रहे थे। क्या वो थोड़ी उदास नहीं थी? वो उसे ऐसी निगाहों से कैसे देख सकती थी? वो तो बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। क्या सच में वो उसे पसंद करती थी? लिन फैंग असमंजस में था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह बस व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बैठा था। महिलाओं के दिल की बातें सचमुच उसकी समझ से परे थी। बेशक लिन फैंग लियू फी के मन की बात नहीं समझ पाया। जब लियू कांग लैन ने लिन फैंग से लियू फी की देखभाल करने को कहा था तो उसका मकसद एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताकर उनके बीच घनिष्ठता बढ़ाना था। लियू कांग लैन को नहीं पता था कि वह कब तक जीवित रह पाएगा। आखिरकार वह बहुत बड़े खतरे में था। अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो लियू फी केवल लिन फैंग पर ही भरोसा कर सकती थी।
हालांकि कुछ गलतफहमियों के कारण शुरुआत में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाद में लिन फैंग ने साबित कर दिया कि वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर लियू भरोसा कर सकती है। उसने असाधारण शारीरिक क्षमताएं दिखाई और आध्यात्मिक मामलों में बहुत ज्ञान प्राप्त किया। लिन फैंग को जानने के दौरान लियू फी धीरे धीरे उन सभी बुरी बातों को भूल गई जो उसने पहले उसके बारे में सोची थी। विशेष रूप से जब उसने उस खूनी नरसंहार के दिन यूनहाई संप्रदाय छोड़ा था, तब से उसने लिन फैंग के बारे में केवल सकारात्मक बातें ही सोची थीं। लियू फी के मन में पहले से ही लिन फैंग के लिए भावनाएं थीं, इसलिए उसने अपने पिता की बात मानकर लिन फैंग के साथ जाने का फैसला किया था। इसके अलावा दिल ही दिल में उसे लिन फैंग के साथ रहने की आदत सी पड़ने लगी थी, इसलिए लिन फैंग के साथ अकेले रहना उसे बहुत स्वाभाविक लगता था। लेकिन जब लियू फी ने लिन फैंग के कमरे का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसने देखा कि वह एक लड़की है, और उससे भी बढ़कर एक बेहद खूबसूरत लड़की। उसका दिल टूट गया था, इसीलिए वह कमरे से बाहर भागी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिन फैंग, तुम पहले किसे दिलासा दोगे, अंदर वाले को या बाहर वाले को भगाओगे? युआन शान ने बाहर खड़े होकर पूछा। युआन शान की बात सुनकर लिन फैंग ने फ्राउनिंग किया। मुझे पहले लियू फी से बात करनी चाहिए, लिन फैंग ने सोचा। लियू फी अपने पिता के साथ हुई घटनाओं समेत उन सभी बातों के कारण अभी भी बहुत नाजुक स्थिति में थी। लिन फैंग को उसकी बहुत चिंता थी। लिन फैंग बाहर निकली, हवा में उछली और लियू फी का पीछा करने लगी। लियू फी निकास द्वार की ओर बढ़ रही थी। वह बेहद गुस्से में लग रही थी और एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। लिन फैंग ने उसका पीछा किया और आखिरकार उससे मिल गया। उस समय वे दोनों प्राचीन महल के बाहर थे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लियू फी ने लिन फैंग से पूछा। उसने उसे बर्फीली निगाहों से देखा। लिन फैंग ने साफ तौर पर महसूस किया कि वह ईर्ष्या से भरी हुई थी। लिन फैंग को अपने दिल में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। उसने अपने जीवन में कभी प्यार का अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि प्यार कैसा होता है, लेकिन उस पल कोमल और सूक्ष्म भावनाएं उसके दिल में उमड़ पड़ी। लिन फैंग अवाक रह गई और उसके साथ चलते हुए बस लियू फी को टकटकी लगाकर देखती रही। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, लियू फी ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। लिन फैंग अब भी उसे घूर रहा था। लियू फी हक्का बक्का रह गई। आखिर वह क्या देख रहा था? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? लिन फैंग ने अपना सिर खुजाते हुए धीमी और कमजोर आवाज में कहा। लियू फी आश्चर्य से चौंक उठी और लगभग गिर ही गई। उसने पीछे मुड़कर पलकें झपकाई और लिन फैंग को देखा। अचानक वह जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हारे जैसी, सपने में ही, लियू फी ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। फिर वह मुड़कर तेजी से चलने लगी। उसे पहले कभी ऐसे एहसास नहीं हुए थे। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सच में? लिन फैंग ने हैरानी से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने ये सब सिर्फ कल्पना की हो? लियू फी, कृपया दूर मत जाओ, लिन फैंग ने दूर जाते हुए लियू फी को पुकारा। लियू फी अचानक चलना बंद कर दिया। अपने पिता से किए वादे को मत भूलो, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, लिन फैंग ने असभ्यता से कहा। लियू फी के लिए पीछे मुड़ना स्पष्ट रूप से मुश्किल था। उसने गुस्से से लिन फैंग को घूरते हुए दांत पीसे। वह कमीना उसके पिता से किए वादे का बहाना बना रहा था। लेकिन उसी क्षण लिन फैंग उसके पास पहुंचा। जब वह उसके बगल में पहुंचा तो उसने लियू फी का हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो वापस चलते हैं, ठीक है? लिन फैंग ने उसका हाथ इतनी कसकर पकड़ रखा था कि वह उससे छूट नहीं पा रही थी। वह कमीना उस पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। चूंकि वह अपना हाथ उससे छुड़ा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने गुस्से से उसे घूर कर देखा। अब आराम करो। लिन फैंग को खुद पर गर्व था। महिलाओं से निपटना आसान नहीं था, लेकिन उस समय लियू फी शांत और विनम्र थी। बेशक वह मेन किंग के साथ ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर उसने उसके खिलाफ बल प्रयोग करने की कोशिश की तो वह शायद उस पर हमला कर देगी और पलक झपकते ही वह उड़कर दूर जा गिरेगा। कुछ देर बाद युआन शान और दुवान फैंग ने लिन फैंग और लियू फी को हाथ में हाथ डाले वापस आते देखा। जब उन्होंने देखा कि लियू फी हाथ पकड़े हुए थी और संघर्ष नहीं कर रही थी, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने लिन फैंग को इस तरह देखा मानो वे महिलाओं के प्रति उसके कौशल की पूजा कर रहे हो। वाकई कितना प्रतिभाशाली युवक है। मेरे रहने के कमरे में बहुत सारे कमरे हैं, तुम उनमें से कोई एक चुनकर रह सकती हो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम जिंग यून के साथ रह सकती हो। लिन फैंग ने लियू फी का हाथ छोड़ते हुए कहा। तुम्हारे जैसे नीच के घर में कौन रहना चाहेगा? लियू फी ने लिन फैंग को क्रूर निगाहों से देखते हुए कहा। लिन फैंग को अचानक राहत महसूस हुई और उसे लगा कि लियू फी अपने पुराने स्वभाव में लौट आए है। अंकल लियू ने उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि आने वाले दिन बेहतर होंगे, क्योंकि आज वह बहुत बुरा महसूस कर रहा था। लिन फैंग ने सिर हिलाया और अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया। वह उस कमरे की ओर बढ़ा जिसमें मेन किंग थी और धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया और फिर लिन फैंग ने दरवाजे के पीछे से मेन किंग की आवाज सुनी। मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम जाओ और उसके साथ मजे करो। लिन फैंग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। क्या दिव्य और आध्यात्मिक मेन किंग को जलन हो रही थी, लेकिन लिन फैंग ने तुरंत इस बात को खारिज कर दिया कि वह ईर्ष्यालु हो सकती है। मेन किंग हमेशा से ही निर्मम स्वभाव की लगती थी। लिन फैंग कभी नहीं जान पाती थी कि वह क्या सोच रही है। मैंने कहा था कि मुझे आराम करना है, अब जाओ, मेन किंग ने कमरे के अंदर से चिल्लाकर कहा। लिन फैंग अवाक रह गया। क्या हो रहा था? उसे क्या परेशानी थी? मेन किंग की आवाज हमेशा ठंडी और उदासीन रहती थी। उसका मिजाज कभी बदलता हुआ नहीं लगता था, लेकिन उस पल उसकी आवाज में लगभग गुस्सा झलक रहा था। मेन किंग, लिन फैंग ने फिर कहा, लेकिन मेन किंग ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, चली जाओ। कुछ गड़बड़ थी। लिन फैंग की आंखों में एक चमक सी कौन थी। जाहिर है कुछ गड़बड़ थी। लिन फैंग ने दृढ़ता से अपने कमरे का दरवाजा धक्का दिया, लेकिन
वह नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर से बंद हो। लिन फैंग ने पूरी ताकत से दरवाजा धकेला और आखिरकार उसे खोलने में कामयाब हो गया। फिर वह तुरंत कमरे में घुस गया। लिन फैंग को अचानक अपने शरीर पर एक बेहद शक्तिशाली और ठंडी ऊर्जा का दबाव महसूस होने लगा। कितना डरावना। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई थी। लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कमरे पर और फिर साधारण से बिस्तर पर एक नजर डाली। मेन किंग अपने बिस्तर पर बैठी थी। लिन फैंग उसे देखकर दंग रह गया। मेन किंग कांप रही थी और उसका शरीर पाले की एक परत से ढका हुआ था। मेन किंग के खूबसूरत बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे क्योंकि वे पाले से ढक गए थे। क्या हुआ? लिन फैंग ने घबराकर पूछा। मेन किंग ने अपना सिर उठाया। शायद ठंड से उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपने होंठ हिलाए लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मेन किंग, क्या तुम ठीक हो? बताओ क्या हुआ है? लिन फैंग बिस्तर की ओर चलते हुए बोला। लिन फैंग को और भी ठंड लग रही थी, मानो उसका पूरा शरीर जम जाएगा। बहुत ठंड थी, लेकिन ठंड बाहर से नहीं आ रही थी, बल्कि मेन किंग के शरीर से आ रही थी। चले जाओ, यहां मत आना, मेन किंग ने कांपती हुई आवाज में कहा। लिन फैंग ने उसके शब्दों में तीव्र पीड़ा का अनुभव किया। उसे याद आया कि कमरे में प्रवेश करते ही कुछ क्षण पहले उसके शरीर पर तीव्र और ठंडी ऊर्जा का प्रवाह हुआ था। उस समय मेन किंग के शरीर से बर्फीली ठंडी ऊर्जा निकल रही थी, लेकिन हमेशा की तरह वह ऐसा व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेन किंग लिन फैंग को यह नहीं बताना चाहती थी कि क्या हो रहा है। लिन फैंग कुछ कदम चलकर उसके बिस्तर की ओर बढ़ा और आखिरकार उसके किनारे तक पहुंच गया। अचानक उसके हाथों से पाला फैलने लगा और उसका पूरा शरीर ढकने लगा। पलक झपकते ही वह बिल्कुल मेन किंग की तरह पाले से ढका हुआ दिखने लगा। उसे भी कपकपी होने लगी थी। ... लेकिन वह हमेशा की तरह दृढ़ निश्चय दिख रहे थे। लिन फैंग मेन किंग के और करीब आता जा रहा था। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसे अपने शरीर में तीव्र ठंड का अनुभव होने लगा। एक पल के लिए उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखने की इच्छा जताई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी उंगलियां पूरी तरह जम चुकी हैं। वह उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। चले जाओ, मेन किंग ने भारी स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा निकलना बंद हो गई। वह लिन फैंग को उस हालत में नहीं देख सकती थी। इससे उसके दिल में गहरा दुख हुआ। तुम कितनी नासमझ हो, हर बार तुम ही मेरी रक्षा करती हो, हर बार मेरी बेइज्जती होती है। लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। उसकी भौहें एकदम सफेद पड़ गई थीं। उसी क्षण शुद्ध ऊर्जा उसके शरीर पर प्रवाहित हुई और अचानक उसे ठंड लगना बंद हो गया। पाला भी पल भर में गायब हो गया। इसके बाद लिन फैंग मेन किंग के और करीब चली गई। मेन किंग ने देखा कि लिन फैंग सिर से पैर तक ठंड से कांप रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही और वह लगातार उसे देखकर मुस्कुराता रहा। उम्मीद है आप मुझे दोष नहीं देंगी, लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। फिर उसने मेन किंग की ओर हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाने की कोशिश की। अचानक उसे अपने शरीर में एक चुभती हुई ठंड महसूस हुई और पलक झपकते ही वह फिर से पूरी तरह जम गया। मेन किंग का शरीर बर्फ में जम गया लग रहा था। इस तरह की ठंड से फेफड़ों में चुभन और जलन हो सकती है। सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा था। अचानक लिन फैंग के शरीर के चारों ओर एक पत्थर प्रकट हुआ। उस पत्थर में यूनहाई संप्रदाय के मंदिर में मौजूद सभी चीजें थीं। लिन फैंग की आंखें बंद थीं। उसने अपनी आत्मा को मुक्त किया और अचानक उसके चारों ओर जो दुनिया प्रकट हुई वह पहले की तरह अंधेरी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई सफेद थी और साथ ही बेहद ठंडी भी थी। निगलना। लिन फैंग ने अपनी दिव्य आत्मा को मुक्त करने के बाद पवित्रता पत्थर की शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित और ग्रहण करना शुरू कर दिया। वह एक ही समय में शुद्ध ऊर्जा का सांस लेना और छोड़ना दोनों कर रहा था, जो उसकी दिव्य आत्मा द्वारा प्रदत्त क्षमताओं में से एक थी। मेन किंग ने पलकें झपकाई और लिन फैंग के कोमल और सुंदर चेहरे को ध्यान से देखा। वह भी हिल नहीं रही थी। वह लिन फैंग की बंद आंखों को घूर रही थी और साथ ही ठंडी ऊर्जा छोड़ रही थी जो तुरंत लिन फैंग के शरीर पर टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय रुक गया हो। लिन फैंग के शरीर पर जमी बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी। उसका आधा शरीर बर्फ के कारण पूरी तरह अकड़ चुका था। उसकी सांसें भी धीमी होती जा रही थी। इसके अलावा उसके पवित्रता पत्थर की आधी से ज्यादा शुद्ध ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी थी। उस स्थिति में भी लिन फैंग को इस बात का एहसास था कि उसका शरीर ठंडा होता जा रहा है और उसके शरीर पर जमी बर्फ मोटी होती जा रही है। उसे ये भी पता था कि पवित्रता पत्थर की शुद्ध ऊर्जा भी उसे इस बर्फ को भेदने में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अचानक वह कुछ भी करने में असमर्थ हो गया और उसने बर्फ को अपने शरीर में समा जाने दिया। उसी क्षण मेन किंग ने ठंडी ऊर्जा छोड़ना बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर लिन फैंग से लिपट गया। उस क्षण वह अब किसी निर्मल दिव्य देवी जैसी नहीं लग रही थी। वह दुख से व्याकुल एक दयनीय युवती जैसी लग रही थी। कितना ठंडा। उस क्षण लिन फैंग को लगा कि वह अब ठंड को सहन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ उसकी मांसपेशियों और रक्त को जमा देगी। ठंडी ऊर्जा से उसका पूरा शरीर भीग गया था और वह जम गया था। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे डटे रहना होगा। लेकिन इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प काफी नहीं थे। लिन फैंग ठंड से जम गया था और लाख कोशिश करने पर भी हिल नहीं पा रहा था। वह सिर से पैर तक कांप रहा था और ठंड से उसके दांत बज रहे थे। ठंडक लिन फैंग के खून में उतरने लगी थी, लेकिन उसी क्षण उसकी आत्मा कांप उठी। उसे अचानक एक बहुत ही परिचित अनुभूति हुई। यह मेरी आत्मा है, मेरी सर्प आत्मा। लिन फैंग का दिल जोर से धड़क रहा था। उस पल उसे जो अनुभूति हुई वह ठीक वैसी ही थी जैसी उसे काल्पनिक दानव द्वारा लगभग मारे जाने के समय हुई थी। मेरी सर्प आत्मा जाग उठी है। हिस्सस। लिन फैंग ने अपने सर्प आत्मा की फुफकार सुनी। फिर उसने अपना विशाल मुंह खोला और लगातार ठंडी ऊर्जा को निगलना शुरू कर दिया। अजीब बात है, मेरी सर्प आत्मा भी उस बर्फीली ठंडी ऊर्जा को निगल सकती है।
लिन फैंग का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी सर्प आत्मा को अकल्पनीय मात्रा में ठंडी ऊर्जा निगलते देखा। यह देखना वाकई डरावना था। कमरे में व्याप्त ठंडी ऊर्जा को सांप सोख रहा था। हर पल के साथ कमरे की ठंडक कम होती जा रही थी। लिन फैंग के पीछे अचानक बर्फ के टुकड़ों का एक मायावी समूह प्रकट हुआ। यह अत्यंत शक्तिशाली और ठंडा था, लेकिन इसका लिन फैंग या मेन किंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि लिन फैंग इसे नियंत्रित कर सकता था। क्या मेरी काल्पनिक दानव आत्मा की जगह एक हिम आत्मा ने ले ली? लिन फैंग ने अपना मुंह खोला। बदलाव देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यह ठीक वैसा ही था जैसा पिछली बार खतरे में होने पर हुआ था। उसकी सर्प आत्मा के भोजन करने के बाद वह जो कुछ भी खाती थी, लिन फैंग के पीछे प्रकट होकर एक अतिरिक्त आत्मा बन जाती थी। पिछली बार काल्पनिक दानव आत्मा लिन फैंग के पीछे प्रकट हुई थी क्योंकि उसकी सर्प आत्मा ने उसे निगल लिया था। इस बार उसने भारी मात्रा में हिम ऊर्जा को निगल लिया था और एक नई हिम आत्मा उसकी पीठ के पीछे प्रकट होकर उस काल्पनिक दानव आत्मा का स्थान ले लिया। लिन फैंग की सर्प आत्मा इतनी अविश्वसनीय थी कि वह खुद उससे डर गया। लिन फैंग की सर्प आत्मा ने वातावरण में मौजूद लगभग सारी ठंडी ऊर्जा को निगल लिया था। उसकी हिम आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली और ठंडी होती जा रही थी। जितनी अधिक ऊर्जा वह निगल रही थी, आत्मा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। इसके अलावा ठंडी ऊर्जा को निगलने के साथ साथ उसका सर भी बड़ा होता जा रहा था। अंततः कमरे से ठंडी ऊर्जा पूरी तरह गायब हो गई। उसी क्षण मेन किंग के शरीर से भी बर्फ गायब हो गई। उसके शरीर से अब बर्फ नहीं निकल रही थी। कमरे में गर्मी भी बढ़ने लगी थी। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। उसे आराम की जरूरत थी। ऐसी घटनाओं के बाद वह भावनात्मक रूप से बहुत थक चुकी थी। उसी क्षण लिन फैंग ने सोई हुई राजकुमारी को देखा। लिन फैंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं एक बार फिर से मजबूत हो गया। लिन फैंग को यह एहसास हो गया था कि वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया है, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भले ही वह बाल बाल बच गया था, फिर भी उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। लिन फैंग ने मेन किंग को परेशान नहीं किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। गहन ध्यान में लीन लिन फैंग को एहसास हुआ कि उसकी शक्ति अभी भी अपर्याप्त है। उसे अभ्यास बढ़ाना होगा और तेजी से मजबूत होना होगा। उसने पिछले कुछ दिनों में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। महाद्वीप में कई अन्य देश और कई अन्य उत्कृष्ट किसान थे। यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करता तो वह पीछे रह जाता। समय बीतने का पता न चलते हुए मेन किंग का हाथ अपने आप हिलने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे से ठंडी ऊर्जा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। इसके अलावा उसका सिर अभी भी लिन फैंग के आरामदायक और गर्म शरीर से सटा हुआ था। फिर उसने 2 बार पलकें झपकाईं। वह इस बात से हैरान थी कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। वह तुरंत उठ बैठी और देखा कि लिन फैंग की आंखें बंद थीं और वह ध्यान कर रहा था। वह आश्चर्यचकित रह गई। लिन फैंग ने कमरे में कुछ बदलाव महसूस किया। उसने ध्यान लगाना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोली। उसने मेन किंग को स्नेह भरी नजरों से देखा और मुस्कुराया। आखिरकार तुम जाग गए। हाँ, मेन किंग ने सिर हिलाया। उसने लिन फैंग की ओर देखा और अचंभित होकर पूछा, तुमने ये कैसे किया? मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए मैं अपनी ठंडक भूल गया। फिर मेरा ये हाल हो गया। लिन फैंग मुस्कुराते हुए बोला। उसने लिन फैंग की ओर देखा, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका क्या मतलब है। फिर भी उसके इन सरल शब्दों से उसे थोड़ा सुकून मिला। भले ही उसने उस भयानक ठंडीची को छोड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल न किया हो, फिर भी लिन फैंग ऐसे हमले का सामना करने में सक्षम था। यह असंभव था, लेकिन उसने फिर भी ऐसा कर दिखाया। तो ये कैसे संभव हुआ? हालांकि लिन फैंग ने उसे कुछ नहीं बताया, फिर भी उसने तुरंत खुद से यह सवाल पूछना बंद कर दिया और लिन फैंग से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? अरे, लिन फैंग ने पलकें झपकाते हुए कहा, क्या हर औरत ऐसी ही होती है, अपनों के प्रति आक्रामक? मुझे तुम्हारी चिंता है, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। लिन फैंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। अब मेरे शरीर पर बर्फ नहीं बची है, तुम मुझे कब तक गले लगाते रहोगे? मेन किंग ने लिन फैंग को घूरते हुए पूछा। उसकी आवाज फिर से ठंडी और उदासीन लग रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। फिर वह तुरंत उठकर उसके कमरे से बाहर चला गया। वह लड़की हद से ज्यादा चालाक थी। लिन फैंग ने जो नहीं देखा, क्योंकि वह पहले ही उसके कमरे से निकल चुका था, वही ये था कि मेन किंग का चेहरा लाल हो रहा था। उस समय जो भी उसे देखता, उसका चेहरा इतना लाल देखकर दंग रह जाता। जिस प्राचीन महल में विद्यार्थी रहते थे, उसके बीचों बीच एक बहुत ऊंचा बुर्ज था। यह साधना अभ्यास के लिए समर्पित स्थान था। इस बुर्ज में खड़े होकर विद्यार्थी आकाश को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यह बुर्ज साधना अभ्यास के लिए एक उत्तम स्थान था, क्योंकि इसमें प्रवाहित होने वाली प्राकृतिक ऊर्जा, आकाश और पृथ्वी की ची इस स्थान पर पुनर्तः परस्पर जुड़ी हुई थी। सेलेस्टियल अकादमी में इसी तरह के 3 और टावर थे। सरकारी मामलों का अध्ययन करने वालों और हत्यारा बनने का प्रशिक्षण लेने वालों के लिए भी अपने अपने टावर थे। चौथा टावर अकादमी के मुख्य सार्वजनिक चौक पर स्थित था और यह सबसे ऊंचा भी था। लिन फैंग, जब आप अनुपस्थित थे तब गुरुजी ने हमें पहला कार्य सौंपा था। हमें कम से कम 3 महीने तक मीनार में साधना करनी होगी, युआन शान ने कहा। लिन फैंग और बाकी लोग साधना टावर के बाहर खड़े थे। वे सब टावर को घूर रहे थे और युआन शान ने कहा, सरल शब्दों में कहें तो वह टावर साधना के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि वहां स्वर्ग और पृथ्वी से प्रचुर मात्रा में शुद्धची ऊर्जा प्रवाहित होती है। स्वर्ग और पृथ्वी की शुद्धची एक अनंत ऊर्जा धारा के रूप में वहां बह रही है। यह ऊर्जा वैसी ही है जैसी पृथ्वी की नसों में बहती है। टावर के अंदर साधना के लिए एकदम सही जगह है, क्योंकि ची बहुत सघन है और टावर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है।
4 मीनारों का निर्माण करना जिनमें शुद्धची की इतनी परिपूर्ण धारा प्रवाहित हो रही हो, वास्तव में एक उत्कृष्ट कृति है, लिन फैंग ने कहा, जो पहले से ही मीनार के बाहरी हिस्से के चारों ओर जमीन से आती हुई कुछ शुद्धची को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम शाही खानदान के महल को छोड़ दें तो अकादमी ही वह जगह है जहां सबसे शुद्धची पाई जाती है। यहाँ तक कि ज़ू यू के पवित्र प्रांगण में भी इन मीनारों के निर्माण के लिए केवल 2 ही स्थान हैं। ऐसे स्थान ढूंढना भी बहुत मुश्किल है जहां शुद्धची प्रवाहित होती हो। यहाँ तक कि सबसे बड़े संप्रदायों के पास भी आमतौर पर ऐसे स्थान नहीं होते। दरअसल यही एक कारण है कि शाही खानदान इतना शक्तिशाली है, क्योंकि उनके पास अविश्वसनीय मात्रा में शुद्धची है। लिन फैंग ने सिर हिलाया। शुद्धची वह चीज थी जिसके लिए साधक दिन रात तरसते थे। यहाँ तक कि यूनहाई संप्रदाय में भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां शुद्धची का प्रवाह होता हो। ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल एकेडमी के पास वाकई में संसाधनों का अथाह भंडार है, लिन फैंग ने सोचा। हालांकि एकेडमी अपने नए छात्रों की भर्ती में बेहद गोपनीयता बरतने के कारण प्रसिद्ध नहीं थी, फिर भी वह लिन फैंग की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। अकादमी को सिफारिश पत्र की आवश्यकता होती थी, जिसे प्राप्त करना एक कठिन कार्य था। इसके अलावा ये छात्रों को 3 विशिष्ट भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित करती थी, कमांडर, सरकारी अधिकारी और हत्यारे। इन सभी मामलों में इस प्रकार की भूमिकाएं असाधारण थीं और आम लोगों के दैनिक जीवन से पूरी तरह से अलग थीं। लिन फैंग और बाकी लोग टावर के अंदर गए। अंदर कुछ कमरे थे जिनमें से कुछ बंद थे क्योंकि उनमें पहले से ही दूसरे लोग मौजूद थे। लिन फैंग को धरती की शुद्ध ऊर्जा अपने पैरों में समाहित होती और पूरे शरीर में फैलती हुई महसूस हो रही थी। यह एक बेहद तीव्र अनुभव था जो उसे लगभग डरावना लग रहा था। वह साधना नहीं कर रहा था, फिर भी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही थी। चलो ऊपर चलते हैं, उम्मीद है अभ्यास करने के लिए जगह मिल जाएगी। शायद हम आखिरी मंजिल पर ही अटक जाएं, युआन शान ने कहा। दुर्भाग्य से टावर में अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह भूतल थी। जमीन के जितना करीब होते ची की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती। जैसे जैसे आप ऊपर जाते पृथ्वी की ची का प्रवाह थोड़ा कम होता जाता। स्पष्टतः पृथ्वी की शुद्ध ऊर्जा जमीन से आ रही थी, इसलिए वह स्थान भी सबसे तीव्र था। लिन फैंग ने सिर हिलाया और वे सभी ऊपरी मंजिलों की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते जा रहे थे शुद्धची ऊर्जा उतनी ही दुर्लभ होती जा रही थी। साथ ही टावर की ऊपरी मंजिलों पर जाने से वह संकरा भी होता जा रहा था। लिन फैंग ने 10वीं मंजिल पर एक कमरा देखा। वे कमरे बेहद छोटे थे और शायद उनमें एक साथ केवल 2 लोग ही रह सकते थे। अगर कोई इन कमरों में आना जाना चाहे तो ये सुविधाजनक नहीं था क्योंकि वास्तव में पर्याप्त जगह नहीं थी। 10वीं मंजिल पर स्थित कमरे के बाहर काले वस्त्र पहने एक युवक बैठा था और उसकी आंखें बंद थीं। ये क्या कर रहा है? लिन फैंग ने हैरानी से पूछा। काले वस्त्र पहने वो युवक कमरे के बाहर अभ्यास कर रहा था, जबकि एक कमरा खाली था। इतनी खुली जगह में वो ध्यान की अवस्था में कैसे प्रवेश कर सकता है? युआन शान ने लिन फैंग की ओर देखा, चलना बंद किया और कहा, इस कमरे में प्रवेश करने के लिए आपको एक पवित्रता पत्थर की आवश्यकता है। बहुत से लोगों के पास यह नहीं होता और अगर होता भी है तो वे इसे बाहर नहीं ले जाना चाहते। वे दूसरों के पत्थरों का उपयोग करना पसंद करते हैं। जब लिन फैंग ने युआन शान की बात सुनी तो उसने अजीब सा चेहरा बनाया। दूसरों के पत्थरों का इस्तेमाल करना। वे लोगों के आने और उनके पवित्रता पत्थरों का उपयोग करने का इंतजार करते हैं और फिर वे कमरे के बाहर से अन्य लोगों के पत्थरों से शुद्ध ऊर्जा ग्रहण करते हैं। उसी क्षण काले वस्त्र पहने युवक ने अचानक अपनी आंखें खोली और ठंडेपन से युआन शान की ओर देखा। जब तुम्हें सब पता है तो फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें कमरा इस्तेमाल करना है तो करो, अगर नहीं करना है तो मत करो। अगर मेरा समय बर्बाद करने वाले हो तो दफा हो जाओ। काले चोगे पहने उस युवक ने ठंडे लहजे में कहा। वह बेहद बदतमीजी कर रहा था। लिन फैंग और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। फिर जिंग यून ने बोलना शुरू किया, युआन शान, क्या अकादमी को ऐसी बातों की परवाह नहीं है? काले वस्त्र पहने युवक ने जिंग यून को ऐसे देखा मानो वह बिल्कुल मूर्ख हो। अकादमी को ऐसी बातों की परवाह है? कितनी हास्यास्पद बात है। जिंग यून, क्या यूनहाई संप्रदाय को लोगों के बीच लड़ाई की परवाह थी? लिन फैंग ने पूछा। जिंग यून ने हल्के से सिर हिलाया। अकादमियां और संप्रदाय तो ताकतवर बनने के लिए ही होते हैं। कमजोर लोग ताकतवरों का शिकार होते हैं। भला ऐसी बातों की परवाह कौन करेगा? यहाँ से दफा हो जाओ, तुम मुझे ध्यान लगाने में बाधा डाल रहे हो, काले वस्त्र पहने उस युवक ने अधीर होते हुए कहा। कुछ वरिष्ठ छात्र अकादमी के नियमों को नहीं समझते थे, जिनमें यह निर्धारित था कि वरिष्ठ छात्रों को नए छात्रों का मार्गदर्शन करना चाहिए। लिन फैंग, चलो चलते हैं। अगर वह यहाँ रुककर दूसरे लोगों के अभ्यास करने का इंतजार कर रहा है तो उसने कम से कम तीसरी लिंगची परत को पार कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, युआन शान ने लिन फैंग से कहा। मेन किंग ने उसका पीछा नहीं किया क्योंकि युआन शान को लगा कि वे कमजोर हैं। चूंकि युआन शान गलत था, इसलिए मेन किंग को उसका पीछा करने का मन नहीं हुआ। लिन फैंग गतिहीन था, वह एक ही स्थान पर खड़ा था। तीसरी लिंगची परत, एकदम सही, मैं तीसरी लिंगची परत के किसी व्यक्ति की तलाश कर रहा था। लिन फैंग ने सोचा, यहाँ कमरा है ही तो क्यों न इसका इस्तेमाल करें, हमें आगे क्यों बढ़ना चाहिए? लिन फैंग ने कहा। सभी लोग हैरान रह गए, खासकर काले वस्त्र पहने वही युवक जो पहले से ही ध्यान में लीन था। सभी को उत्सुकता होने लगी कि लिन फैंग अचानक क्या करने की योजना बना रहा है। नए छात्र अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। वे सोचते हैं कि अकादमी में दाखिला मिलने के कारण वे बेहद शक्तिशाली हैं, युवक ने अधीर होते हुए कहा। टावर की सबसे ऊपरी मंजिलों पर अभ्यास करना सस्ता नहीं था। उन्हें कम से कम 3 पवित्रता पत्थर साथ लाने पड़ते थे। अगर वे वहां 1 महीने तक साधना करते तो उन्हें कम से कम 100 पवित्रता पत्थर लाने पड़ते। लिन फैंग, उस पर हमला मत करो, युआन शान ने कहा।
उन्हें वहां 3 महीने रुकना था, इसलिए उन्हें 200-300 शुद्धता पत्थरों की आवश्यकता होगी। ये बहुत बड़ी संख्या थी और उनके पास इतने पत्थर नहीं थे। उनके पास सबसे अच्छा उपाय यही था कि वे कम साधना कौशल वाला कमरा खोज लें। कोई बात नहीं, लिन फैंग ने कहा। चूंकि वह आदमी दूसरों का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए लिन फैंग ये देखना चाहता था कि क्या वास्तव में उसमें ऐसा करने की क्षमता है। लिन फैंग कमरे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार के बगल में दीवार में एक छेद था। क्या ये वही जगह है जहां आपको पवित्रता का पत्थर डालना होता है? लिन फैंग ने युआन शान से पूछा। युआन शान ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, जी हाँ, ये हर कमरे के लिए एक जैसा ही है। उस छेद में शुद्धता का पत्थर डालने से आप कमरे की सभी सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं। पृथ्वी की नसें पूरे कमरे को शुद्ध ऊर्जा से भर देती हैं, जिससे ये साधना के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है। कितना दिलचस्प तरीका है, लिन फैंग ने सोचा। फिर उसने सिर हिलाया और युआन शान से कहा, अगर मैं यहाँ 3 महीने अभ्यास करूं तो मुझे कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? प्रतिदिन कम गुणवत्ता वाले 3 शुद्धता पत्थर होने चाहिए, 3 निम्न गुणवत्ता वाले शुद्धता के पत्थर। लिन फैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। जैसा कि अपेक्षित था, साधना के लिए धन की आवश्यकता होती है। पवित्रता पत्थर साधकों के लिए बहुमूल्य वस्तुएं थीं। केवल लिंची स्तर तक पहुंच चुके साधक ही पवित्रता पत्थरों का अधिकतम उपयोग कर सकते थे। बड़ी संख्या में पवित्रता पत्थर प्राप्त करना लगभग असंभव था। लिन फैंग ने अपनी एक जेब से कुछ निकाला। अचानक वातावरण में एक अत्यंत सघन और शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा का संचार हुआ। युआन शान चकित रह गया। मध्यम गुणवत्ता का शुद्धता पत्थर। लिन फैंग के पास आश्चर्यजनक रूप से मध्यम गुणवत्ता के शुद्धता पत्थर थे। क्या मध्यम गुणवत्ता वाले 3 शुद्धता के पत्थर पर्याप्त होंगे? लिन फैंग ने पूछा। बिल्कुल, मध्यम गुणवत्ता का एक शुद्ध पत्थर कम गुणवत्ता के 100 शुद्ध पत्थरों के बराबर होता है। इसके अलावा वे कहीं अधिक शक्तिशाली और शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। युआन शान ने सिर हिलाते हुए कहा। काले वस्त्र पहने उस युवक के चेहरे पर लालच के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उस नए लड़के के पास मध्यम गुणवत्ता के शुद्धता पत्थर थे। वह उन्हें आसानी से ले लेता और फिर खुद उस कमरे का इस्तेमाल करने लगता। लिन फैंग ने काले वस्त्र पहने युवक के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत अपने 3 मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थरों को अंदर डाल दिया। उसी क्षण कमरे में एक घनी और अत्यंत शक्तिशाली शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। यह बेहद चमकदार और एक शानदार दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो कमरे में एक छोटा सा सूर्य जागृत हो गया हो। अन्य कमरों में मौजूद सभी लोगों के लिए भी यही स्थिति थी। काले वस्त्र पहने उस युवक के चेहरे पर एक अजीब, लगभग दुष्ट भाव था। वह तुरंत लिन फैंग के साधना कक्ष की ओर बढ़ा। कमरे में केवल लिन फैंग ही था, इसलिए वह डरा नहीं था। वह कमरा एक समय में केवल एक व्यक्ति के लिए ही उपयुक्त था। यदि कमरे में एक से अधिक व्यक्ति होते तो वे साधना के दौरान एक दूसरे को परेशान करते। युआन शान काले वस्त्रधारी युवक की ओर बढ़ा और लिन फैंग के कमरे की ओर जाने वाला रास्ता रोक दिया। यदि काले वस्त्रधारी युवक ने लिन फैंग के कमरे में घुसने की कोशिश की तो युआन शान के पास उस पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वह काले वस्त्रधारी युवक को भूल रहा था। मध्यम गुणवत्ता के 3 शुद्धता वाले पत्थर, वह तो एक बहुत ही मूल्यवान खजाना था। हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें फैल गईं। ट्रूम बूम बूम। पत्थर का दरवाजा खुल गया। काले वस्त्र पहने युवक आश्चर्यचकित रह गया और युआन शान से बोला, मेरे रास्ते से हट जाओ। अचानक युआन शान का दम घुटने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, काले वस्त्र पहने वह युवक लिंची के तीसरे स्तर पर था और अन्य समान स्तर के साधकों की तुलना में भी अत्यंत शक्तिशाली था। उसका दबाव बेहद जबरदस्त था। युआन शान जानता था कि अगर उसे उससे लड़ना पड़ा तो वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। खड़े रहने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। पीछे हटो, एक आवाज आए। उसी क्षण लिन फैंग के कमरे के बाहर का तापमान अचानक गिर गया। चारों ओर बर्फीली ठंड का दबाव छा गया। युआन शान अपने आसपास की हवा में व्याप्त ऊर्जा के कारण ठंड से कांप रहा था। बूम! अचानक काले वस्त्र पहने युवक ने कुछ कदम पीछे लिए और लिन फैंग युआन शान के बगल में प्रकट हो गया। लिन फैंग कितना शक्तिशाली है! युआन शान सदमे से सिकुड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा कि काले वस्त्र पहने उस युवक को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। इसीलिए लिन फैंग ने कमरे में प्रवेश करते समय वहां बैठे उस युवक की परवाह नहीं की। काले वस्त्र पहने युवक भी स्तब्ध रह गया। उसने अपने हाथ को देखा और पाया कि वह बर्फ की तरह सफेद हो गया था। उस पर पाला जम गया था और वह उसे मुश्किल से हिला पा रहा था। उस शुरुआती मुठभेड़ के बाद से ही उसका हाथ लगभग जम चुका था। उसके हाथ पर जमी बर्फ अचानक चटक गई और बर्फ के टुकड़े फर्श पर गिर गए। वह लिन फैंग को टकटकी लगाकर देख रहा था। लिन फैंग देखने में बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने भी लिंग क्यूई की तीसरी परत को पार कर लिया था। अब यहां से दफा हो जाओ, लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग दूसरों के प्रति आक्रामक नहीं होता था जब तक कि वे उसके प्रति आक्रामक न हो। सोच समझकर लड़ाई चुनना उसे लंबी उम्र जीने और किसी का बेवजह अपमान करने से बचा सकता था, लेकिन इस दुनिया में सम्मान पाने के लिए ताकत जरूरी थी और वह लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता था। काले वस्त्र पहने युवक क्रोधित था। हालांकि लिन फैंग भी लिंची की तीसरी परत तक पहुंच चुका था, फिर भी वह इतनी बेशर्मी से उसका अपमान कैसे कर सकता था। अचानक युवक के पीछे विशाल ज्वालाएं प्रकट हुई और उसने अपनी आत्मा त्याग दी। सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि ज्वालाओं के अंदर काला रंग भरा हुआ था। मेरी आत्मा एक काली ज्वाला अग्नि आत्मा है, काले वस्त्र पहने उस युवक ने ठंडे स्वर में कहा। उस क्षण उसकी आंखें मानो आग से जल रही थी और तेजी से चमक रही थी, फिर भी उसकी निगाहें पूरी तरह से ठंडी और रक्तपिपासु थीं। काली ज्वाला अग्नि आत्मा। युआन शान स्तब्ध रह गया। उसने इससे पहले कभी ऐसी अग्नि आत्मा के बारे में नहीं सुना था। ब्लैक फ्लेम फायर स्पिरिट एक अग्नि आत्मा थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ अग्नि आत्मा थी। आत्मा जितनी दुर्लभ होती है, उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती है।
आश्चर्यजनक रूप से उस युवक के पास एक अत्यंत दुर्लभ आत्मा थी जिसके बारे में युआन शान को भी जानकारी नहीं थी। उसकी आत्मा और तीसरे लिंची स्तर की शक्ति के कारण उसे टावर के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली साधक माना जा सकता था। लिन फैंग उसे ठंडे भाव से देख रहा था। लिन फैंग के शरीर पर बर्फ की परतें जम गई थी। उसके आसपास की हवा जम रही थी। ब्लैक फ्लेम फायर स्पिरिट कितनी शक्तिशाली है। वाह, ये तो वाकई बहुत गर्म दिखती है, लिन फैंग ने कहा और तुरंत आगे बढ़ने लगा। अचानक लिन फैंग के शरीर से भारी मात्रा में बर्फ निकलने लगी। उसके आसपास सब कुछ जमने लगा, यहाँ तक कि हवा भी जम गई और वातावरण बेहद ठंडा हो गया। लिन फैंग से कुछ ही दूरी पर मौजूद युआन शान ठंड से कांप रहा था। हवा में व्याप्त ठंडक के कारण उसके कान विशेष रूप से झुलस रहे थे। क्या ये एक सामान्य बर्फ की आत्मा है? युआन शान ने सोचा। फिर उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव, यह एक सामान्य बर्फ की आत्मा नहीं है। बर्फ की आत्माएं इतनी ठंडी नहीं होती। काले वस्त्र पहने युवक ने लिन फैंग के शरीर से निकलती ठंडक को महसूस किया, लेकिन वह आश्चर्यचकित भी हुआ। ठंड इतनी तीव्र थी कि उसकी काली ज्वाला की अग्नि आत्मा भी उसके करीब आते ही बुझने लगी और थरथराने लगी। आमतौर पर अग्नि आत्माओं को बर्फ की आत्माओं पर बढ़त हासिल होती थी, लेकिन लिन फैंग की बर्फ की आत्मा स्पष्ट रूप से सामान्य बर्फ की आत्माओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लिन फैंग का मानना था कि उसकी बर्फ की आत्मा विशेष रूप से शक्तिशाली थी क्योंकि यह सीधे मिन किन की ऊर्जा से उसमें स्थानांतरित हुई थी। 8 विनाशकारी प्रहार। लिन फैंग ने एक हाथ उठाया और हमला करते हुए उसे उस युवक की ओर बढ़ाया। उसके चारों ओर अभी भी कड़ाके की ठंड थी और उसका हाथ तेजी से जमी हुई हवा में आगे बढ़ा। अग्निदांत। काले वस्त्रधारी युवक ने जोर से चिल्लाया। उसकी आत्मा उसके हाथों के साथ ही गतिमान हो गई। युवक का हमला सीधे लिन फैंग की ठंडी ऊर्जा की ओर बढ़ा। अचानक तलवार की ऊर्जा वातावरण में फैलने लगी। यह अत्यंत शक्तिशाली थी और ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती हो। लिन फैंग की ठंडी ऊर्जा इतनी पर्याप्त प्रतीत होती थी कि जो भी उसके करीब आता वह बर्फ के टुकड़े में जम जाता। क्यों ही तलवार इतनी तेज थी कि ऐसा लगता था कि वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को टुकड़ों में काट देगी। शीत ऊर्जा और तलवार ऊर्जा एक साथ वातावरण में व्याप्त हो गई। उस क्षण काले वस्त्र पहने युवक को महसूस हुआ कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसकी आत्मा भय से कांप रही थी। ये कैसे संभव है? उसके पास एक बर्फीली आत्मा है, वह इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार ऊर्जा कैसे छोड़ सकता है? और मैं तो उसकी ऊर्जा के साथ संयुक्त तलवार बल को भी महसूस कर सकता हूँ। वह युवक भय से सिर से पैर तक कांप रहा था। उसके घुटने कांपने लगे थे और वह डर के मारे गिरने ही वाला था। लिन फैंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया। दफा हो जाओ, लिन फैंग चिल्लाया। उसी क्षण तलवार की ऊर्जा उस युवक के शरीर से टकराई। खून की एक लकीर हवा में लहराई। काले वस्त्र पहने युवक कराह उठा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। वह लिन फैंग को जानलेवा निगाहों से देख रहा था। तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लिन फैंग एक कदम और आगे बढ़ा। काले वस्त्र पहने युवक भयभीत हो गया। अचानक उसके शरीर से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली और वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, एक आवाज ने पीछे हटते हुए कहा। लिन फैंग हंस पड़ा। भला वो आदमी ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? युआन शान लिन फैंग को घूर रहा था लेकिन चुप रहा। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए हुए था। कितनी भयानक शक्ति है! लिन फैंग के पास एक बर्फीली आत्मा थी, लेकिन उसने 8 विनाशकारी प्रहारों की कला का उपयोग किया और तलवार की शक्ति को मुक्त किया। कितना भयानक! वह तलवार की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता था। जिनके पास तलवार की शक्ति थी वे भी लिंग ची स्तर की शक्ति होने पर भी तलवार की शक्ति का इतना जबरदस्त इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लिन फैंग केवल तीसरे लिंग ची स्तर का था और फिर भी अपनी तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। युआन शान दंग रह गया। क्या लिन फैंग के पास कई शक्तियां थीं? तलवार की शक्ति और बर्फ की शक्ति का एक साथ इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, नहीं तो वह अपनी बर्फ की शक्ति के साथ साथ तलवार की शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकता था? युआन शान का केवल एक ही अनुमान सही था, लिन फैंग के पास वास्तव में कई आत्माएं थीं। जिंग यून को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। शाही शहर जाते समय वह लिन फैंग की ताकत को कई बार देख चुकी थी। लियूफी को भी ज्यादा हैरानी नहीं हुई। लिन फैंग ने उसे कई बार दिखा दिया था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसकी शक्ति और उसकी प्राकृतिक क्षमताएं बेहद भयानक थीं। लिन फैंग अभी अपनी आत्मा को शरीर में वापस लाने ही वाला था कि अचानक अभ्यास कक्षों में से एक अपने आप खुल गया। कमरे से तीव्र ठंडी हवा निकली और ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई। धिक्कार है, क्या तुम्हें नियम समझ नहीं आते? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? कमरे से एक आवाज आई। एक परछाई दिखाई दी और वह व्यक्ति लिन फैंग को बेहद घातक इरादे से घूर रहा था। लिन फैंग ने भौहें चढ़ाईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान आ गई। उसने तलवार की शक्ति और बल के साथ साथ एक बार फिर तीक्ष्ण ठंडी ऊर्जा छोड़ी। यह विरोधी के शरीर को पूरी तरह से जकड़ रही थी। विरोधी के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह अपने शरीर पर पड़ रही संयुक्त ऊर्जा से सचमुच भयभीत था। मुझे शांति से अभ्यास करने दो, धिक्कार है। दफा हो जाओ। मुझे शांति से अभ्यास करने दो, धिक्कार है। दफा हो जाओ, लिन फैंग ने बेहद ठंडे लहजे में कहा। उसी क्षण वातावरण का तापमान एक बार फिर गिरने लगा। जब वह आया था तब उसके चेहरे पर जो घमंडी भाव था अब वैसा नहीं था, वह डरा हुआ लग रहा था। लिन फैंग कितना ताकतवर था! धिक्कार है, अब मैं क्या करूं? प्रतिद्वंद्वी ने लिन फैंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति से सामना करने पर खुद को कोसते हुए कहा। उस समय अन्य साधना कक्षों में मौजूद कई अन्य लोगों की एकाग्रता भी भंग हो गई थी और उनकी साधना अचानक बाधित हो गई थी। वे वातावरण में लिन फैंग की तीव्र शीतल ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। यह ऊर्जा पूरे टावर में फैल गई थी और बेहद दमनकारी थी। जाहिर है वे जाकर ये देखने नहीं गए कि क्या हो रहा है।
वे ऐसे व्यक्ति से मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे जो इतनी भयानक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था। यहाँ से दफा हो जाओगे या नहीं? लिन फैंग ने बेहद आक्रामक लहजे में कहा, उसकी आंखों में जानलेवा इरादे झलक रहे थे। दुश्मन सिर से पैर तक कांप रहा था। उसने लिन फैंग पर बुरी नजर डाली और फिर टावर के अंदर दूसरा कमरा ढूंढने चला गया। उसका मौजूदा कमरा लिन फैंग के साथ ही छोड़ना पड़ेगा। बलवान अपनी आक्रामकता और ताकत से कमजोरों को डराकर भगा सकते हैं। यही साधना जगत की सच्चाई है। लिन फैंग ने अपने शरीर में आत्मा को वापस लाते हुए सोचा। काले कपड़े पहने उस युवक ने लिन फैंग का कमरा हथियाने की कोशिश की थी, लेकिन लिन फैंग ने अपनी असली शक्ति दिखा दी। उसने सोचा था कि लिन फैंग कमजोर है। दूसरे व्यक्ति ने भी लिन फैंग के अभ्यास में बाधा डालने के लिए उसके कमरे पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन लिन फैंग की ताकत देखकर वह डर गया और तुरंत वहां से चला गया। उसने इतने ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा करना लापरवाही भरा कदम होता। साधना का मार्ग निर्दयी लोगों से भरा हुआ था, जिनके लिए करुणा शब्द का कोई अर्थ नहीं था। कमजोर और विनम्र व्यक्ति को लगातार सताया जाता था। बलवान और आक्रामक व्यक्ति की पूजा की जाती थी। बलवानों का सभी सम्मान करते थे और उन्हें उच्च स्थान देते थे। युआन शान, तुम उस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें अपने कुछ पवित्र पत्थर भी तैयार रखने चाहिए। अगर मेरे द्वारा रखे गए 3 पत्थर 3 महीने के अभ्यास के लिए पर्याप्त न हो तो तुम अपने पत्थर इस्तेमाल कर लेना। लिन फैंग ने युआन शान से कहा। युआन शान ने सिर हिलाया। उसने लिन फैंग को साधना कक्ष छोड़ने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसे पूरा विश्वास था कि अपनी शक्ति के बल पर लिन फैंग को मीनार के अंदर कोई दूसरा कमरा ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं होगी। डुआन फैंग और जिंग यून थोड़े कमजोर हैं। अगर शुद्धची ऊर्जा बहुत घनी और गाढ़ी हो तो उनके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। लियू फी, उस कमरे में जाओ। लिन फैंग ने दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। डुआन फैंग और जिंग यून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लियू फी ने कहा, अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपने लिए कोई और बेहतर विकल्प मिल जाएगा। ठीक है, 3 महीने बाद मिलते हैं, लियू फी ने कहा और तुरंत साधना कक्ष में प्रवेश कर गया। इसके बाद लिन फैंग ने डुआन फैंग और जिंग यून को अपने पीछे आने को कहा ताकि वह उन्हें साधना कक्ष ढूंढने में मदद कर सके। 11वीं और 12वीं मंजिलें भरी हुई थीं, इसलिए वे तुरंत 13वीं मंजिल पर चले गए। वहां उन्हें 2 कमरे मिले जो उनके अभ्यास के लिए खाली थे। 11वीं मंजिल से ऊपर के सभी कमरों में कम शुद्धता पत्थरों की आवश्यकता होती थी। उन्हें प्रतिदिन केवल एक निम्न गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थर की आवश्यकता होती थी। लिन फैंग के मध्यम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थरों में से एक पत्थर 3 महीने के अभ्यास के लिए पर्याप्त था। इससे लिन फैंग ने अफसोस भरी आह भरी। साधना का खर्चा बहुत अधिक था, खासकर जब कोई तेजी से साधना करना चाहता हो। अगर वह प्राचीन मंदिर न गया होता तो उसके पास कोई भी पवित्रता पत्थर नहीं होता। अब प्राचीन मंदिर की बदौलत उसके पास न केवल निम्न गुणवत्ता वाले पत्थर थे बल्कि मध्यम गुणवत्ता वाले पवित्रता पत्थर भी थे। जैसे जैसे कोई व्यक्ति मीनार में ऊपर जाता जाता, लोगों की संख्या कम होती जाती और इस प्रकार खाली कमरों की संख्या भी बढ़ती जाती। जो लोग इन कमरों में प्रशिक्षण लेने को तैयार थे वे बलवान नहीं थे। वे आमतौर पर तीसरे लिंगची स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे। वे ऐसे विद्यार्थी भी थे जिनके पास साधना के लिए पर्याप्त पवित्रता पत्थर नहीं थे। इसके विपरीत शक्तिशाली साधकों के पास आमतौर पर बहुत सारे शुद्धिकरण पत्थर होते थे। ऐसे साधक मीनार की सबसे निचली मंजिलों पर अभ्यास करना चाहते थे और यदि वे पर्याप्त शक्तिशाली होते तो वे भूतल पर भी अभ्यास करते, सीधे धरती की नसों के पास जहां शुद्ध ऊर्जा अत्यंत सघन और घनी होती थी। यह एक दुष्चक्र था। जो लोग मजबूत थे वे तेजी से और मजबूत होते गए, जबकि जो लोग कमजोर थे उनकी प्रगति बहुत धीमी रही। लिन फैंग ही आखिरी व्यक्ति बचा था और उसे भी एक कमरे की जरूरत थी। वह टावर के सबसे ऊपर नहीं रहना चाहता था, इसलिए वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वह 10वीं मंजिल, 9वीं मंजिल से गुजरता हुआ 6ठी मंजिल पर पहुंचा। वह अचानक रुक गया। 6ठी मंजिल पर साधना के 8 कमरे थे। यदि कोई कमरा भरा होता तो वह छेद जिसमें उपयोगकर्ता पवित्रता के पत्थर डालते थे हल्का सा चमकने लगता था। लिन फैंग घूमते घूमते 2 कमरों के बीच एक कोने में रुक गया। फिर वह बैठ गया और ध्यान करने लगा। एक सुखद और ताजगी भरी शुद्ध ऊर्जा ने उसके शरीर को घेर लिया। 6ठी मंजिल जमीन से ज्यादा दूर नहीं थी। भले ही लिन फैंग किसी कमरे में न होता, 6ठी मंजिल के किसी कमरे के बाहर की शुद्ध ऊर्जा 10वीं मंजिल के कमरे की शुद्ध ऊर्जा से कहीं ज्यादा घनी होती। 10वीं मंजिल पर तो कमरे का इस्तेमाल करने के लिए रोजाना 3 कम गुणवत्ता वाले शुद्धता पत्थर भी देने पड़ते थे। इसलिए किसी कमरे में न रहकर 6ठी मंजिल के कमरों के बाहर बैठना उसकी साधना के लिए ज्यादा फायदेमंद था। अगर छात्रों को अपनी पसंद का तल चुनने की छूट होती तो वे सभी सबसे निचले तलों पर जाते, लेकिन ये बात सभी को स्पष्ट थी कि पहले तलों पर प्रशिक्षण लेने वाले छात्र बेहद बलवान थे। केवल उन्हीं को पहले तलों पर कमरे चुनने का मौका मिलता था। बलवान होना हमेशा दुनिया की बेहतरीन चीजों तक पहुंच की गारंटी देता था। लेकिन लिन फैंग इस समय 6ठी मंजिल पर एक कमरे के बाहर साधना कर रहा था। वह तुरंत ध्यान की अवस्था में लीन हो गया। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ऐसा करना कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने लिन फैंग को साधना कक्ष के बाहर अभ्यास करते देखा। उन्हें लगा कि मीनार के निचले तल पर ऐसा करना वाकई अजीब बात है। वे सभी उसके इस काम से बहुत हैरान थे। ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हैरानी की बात है, निचली मंजिलों पर एक व्यस्त कमरे के बाहर एक आदमी ध्यान कर रहा है। क्या उसे अपनी साधना में लगातार खलल पड़ने से डर नहीं लगता? लिन फैंग को देखने वाले लोगों में से एक ने आश्चर्य व्यक्त किया। साधना का अर्थ था मन में शांति और परम स्थिरता प्राप्त करना। जब मन की वह अवस्था प्राप्त हो जाती थी तभी स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक ऊर्जा को कुशलतापूर्वक ग्रहण करना संभव था। ईर्ष्यालु लोग उसे परेशान करने की कोशिश करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे।
लेकिन लिन फैंग एक ऐसे कमरे के बाहर बैठा था जहां बहुत से लोग आ जा सकते थे। भला ऐसे में लोगों का ध्यान उस पर क्यों नहीं जाता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर एक अत्यंत घनी और तीव्र शुद्ध ऊर्जा तेजी से बह रही थी और उसके शरीर में समा रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसे कोई परेशान नहीं कर रहा था। वो आदमी, भले ही उसके कमरे में पवित्रता के पत्थर न हो, उसे वहां इस तरह साधना नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उसकी साधना के सबसे अहम पल में उसे परेशान कर दे तो क्या होगा? यह उसके लिए बहुत भयानक होगा। वह व्यक्ति बहुत ही अज्ञानी है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति उस पर अचानक हमला कर दे तो उसके भविष्य के साधना कार्यों पर इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। लिन फैंग को खुले में बैठे देखकर कई लोगों के मन में यही विचार आया। दरअसल कमरे में अभ्यास शुरू कर चुके लोगों को परेशान करना मना था। दिव्य अकादमी ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती थी क्योंकि वे अपने छात्रों को सर्वोत्तम साधना वातावरण प्रदान करना चाहते थे। लेकिन लिन फैंग किसी साधना कक्ष में नहीं था। इसके बजाय उसने छठी मंजिल पर एक कमरे के बाहर अध्ययन करने का फैसला किया था। ऐसा करना बेहद खतरनाक था। हालांकि लिन फैंग एक साधना कक्ष के बगल में बैठा था। अचानक लिन फैंग के बगल वाले कमरे में शुद्ध ऊर्जा कमजोर होती जा रही थी। कुछ लोगों ने इसे देखा और अचंभित भावों से देखते रहे। इसका शायद यही मतलब था कि उस व्यक्ति का समय समाप्त हो चुका था। शायद कोई बाहर आकर लिन फैंग को वहां बैठा हुआ देखेगा। उसी समय लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर मौजूद शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित होना बंद हो गई थी। उसने बगल वाले कमरे के दरवाजे की ओर देखा और खड़ा हो गया। भीड़ हैरान रह गई। उन्हें अब समझ आया कि लिन फैंग व्यस्त कमरे के बाहर क्यों बैठा था। साधना करते समय उसका इरादा लंबे समय तक कमरे के बाहर बैठने का नहीं था। वो बस किसी कमरे के खाली होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या लिन फैंग को यह मिलने वाला था? उसी क्षण कई लोग दृढ़ निश्चय के साथ उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। स्वाभाविक रूप से वे सभी टावर की छठी मंजिल पर स्थित एक कमरे में प्रवेश पाना चाहते थे।